टूटे हुए सपनों को सजाना आता है, टूटे हुए सपनों को सजाना आता है, रूठे हुए दिल को मनाना आता है। अजी उनसे कह दो हमारे जख्मों की परवाह ना करें, उनसे कह दो हमारे जख्मों की परवाह ना करें, हमें तो दर्द में भी मुस्कुराना आता है। बहुत बहुत नमस्कार, मैं आपका दोस्त, आपका भाई, आपका मेंटर एक बार फिर से आपकी सोच को धरती से आकाश तक ले जाने आया हूँ। ठीक है, जियोग्राफिक चैप्टर नंबर 3 वाटर रिसोर्स के थ्रू। ठीक है, तो आज हम नया चैप्टर देखेंगे वाटर रिसोर्स। कई बार लोग पूछते हैं किससे प्रेम होना चाहिए। ठीक है, तो किससे प्रेम होना चाहिए? सबसे पहले आपको पानी से प्रेम होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि सुबह उठते पानी काम आता है, इसका पानी फिर बहुत सारी चीज़ों के लिए पानी काम आता है। ठीक है ना, तो किससे ज़्यादा प्रेम होना चाहिए आपको? पानी से, फिर अपने आप से, फिर मम्मी पापा से, फिर दोस्तों से, भाई बहनों से, फिर उसके बाद किसी से भी। लेकिन जिससे भी होना चाहिए सोच समझ के करना चाहिए। ठीक है, जिससे भी हो। ठीक है, तो पानी से प्रेम बहुत ज़रूरी है, तभी आप इसको बचा पाएंगे। ठीक है, क्योंकि हम उसी को सेव करते हैं, उसी को बचाते हैं, जिससे हमको क्या होता है? लगाव होता है, जुड़ाव होता है। ठीक है, उसी को बचाते हैं, अदरवाइज हमको क्या फिक्र पड़ती है? ठीक है ना, किसी चीज़ की फिक्र नहीं है हमें, है ना। बस, तो आज का नया चैप्टर है वाटर रिसोर्स। वाटर रिसोर्स में हम छोटा सा चैप्टर है, ठीक है, कुछ टॉपिक्स हैं, इसको कवर कर लेंगे जल्दी से हम। और ये चैप्टर आपको कवर करना है। ठीक है, आपका एग्ज़ाम चल रहा है, आपको ये चैप्टर 4 को कवर कर लेना है। 4 को आपका एग्ज़ाम ओवर होगा। ठीक है, सैटरडे को, सैटरडे नहीं, शायद मंडे है, पता नहीं क्या है। कुछ भी हो, है ना। 4 को स्कूल ओपन है, आपका आखिरी पेपर, उसके बाद 5 को छुट्टी है। ठीक है ना, हॉलीडे है। तो आपको ये चैप्टर 4 को कवर कर लेना है, फिर एक छोटा चैप्टर और मिलेगा जिसे बोलते हैं एग्रीकल्चर। ठीक है, आपको उसे भी कवर कर लेना है ना। तो ऐसे छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, 4 और 5 को कवर कर लेना है। 6 को आपको आपका पेपर नहीं है ना, 6 को हम मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ, और 7 को भी वो चैप्टर कवर करेंगे। आई होप 8-9 तक में वो चैप्टर कवर हो जाएगा। छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, तो हम कवर कर लेंगे इसे। ठीक है, आपका साथ होगा तभी कवर हो पाएगा, अदरवाइज कैसे होगा ना। मेरे चिल्लाने से थोड़ी ना कोई चीज़ हो जाएगा, है ना। तो आप लोग साथ दीजिएगा थोड़ा सा, छोटे छोटे चैप्टर से कवर कर लेंगे हम। तो आज हम इसको कंटिन्यू करते हैं, आज के टॉपिक में ये चैप्टर हम पूरा कवर कर लेंगे। ठीक है, तो अभी जो चीज़ें दिख रही है वो, उसके बाद भी थोड़ा सा है, उसके बाद भी थोड़ा सा है। ठीक है, तो पहले इसमें हम देखेंगे वाटर क्या होता है, फिर हम देखेंगे वाटर स्कैरसिटी क्या होती है, फिर रीजन्स ऑफ वाटर स्कैरसिटी, तीसरा टॉपिक इसमें कवर करेंगे। इसी में सारे टॉपिक्स इतने में ही। ठीक है, फिर चौथा हम देख लेंगे क्या ज़रूरत है वाटर कंजर्वेशन की और मैनेजमेंट की। ठीक है, और क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है अगर कंजर्व नहीं करेंगे, वाटर को मैनेज नहीं करेंगे तब, है ना। और उसके बाद 5वां टॉपिक हम इसमें कवर करेंगे कि कैसे वाटर को कंजर्व किया जाए, है ना, हाउ वी कंजर्व वाटर। ठीक है, तो 5 टॉपिक्स हैं छोटे छोटे, एक ही क्वेश्चन है लेकिन इसके सब टॉपिक्स हैं, तो अब इसके लिए अलग अलग तो हो नहीं सकता, तो एक ही साथ इसको कवर करेंगे पूरे वाटर को, है ना, एक बार में ग्रैब करेंगे पूरी चीज़ें। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि वाटर क्या होता है, पहले देख लेते हैं। द ट्रांसपेरेंट odorless tasteless substance with formula H2O essential for living organism में कॉल्ड एज वाटर। ट्रांसपेरेंट वाटर क्या होता है? ट्रांसपेरेंट होता है, odorless होता है मतलब स्मेल नहीं होती है, ठीक है ना, टेस्टलेस होता है, टेस्ट नहीं होता है, ऐसा सब्सटेंस होता है, केमिकल सब्सटेंस होता है जिसका फॉर्मूला क्या होता है? H2O होता है, और जिंदा रहने के लिए क्या होता है? जरूरी होता है ना, ये तो पहले ही बताया मैंने, फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म मे कॉल्ड एज वाटर, है ना। कई प्रकार की कई डिफिनेशन हो सकते हैं, इसीलिए इसमें क्या लगा दिया गया? मे कॉल्ड एज वाटर। ठीक है, कि मतलब कोई भी इफ और बट नहीं होना चाहिए। ट्रांसपेरेंट होता है, ऑडरलेस होता है, टेस्टलेस होता है, जिसका फार्मूला क्या होता है? H2O होता है। H2O फार्मूला, तब उसमें मतलब केमिकल कुछ ज़्यादा मिलेंगे तो पानी गंदा भी हो सकता है, तो वो ड्रिंकेबल नहीं रह जाएगा, है ना। इसीलिए क्या, एसेंशियल फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म, उसे हम क्या बोलेंगे? पानी बोलेंगे, वाटर बोलेंगे, है ना। इट हेल्प इन टेम्परेचर रेगुलेशन, ये किसमें मदद करता है? टेम्परेचर रेगुलेशन में मदद करता है। एसेंशियल फॉर लाइफ प्रोसेस में मदद करता है, जैसे डाइजेशन हो गया, रिस्पायरेशन हो गया, और पता नहीं लाइफ प्रोसेस बहुत सारी होती है ना, डाइजेशन हो गया, रिस्पायरेशन हो गया, सर्कुलेशन हो गया, और एक्सक्रेशन हो गया। इन सब चीज़ों में किसकी जरूरत पड़ती है? वाटर की। मतलब वाटर नहीं है तो जिंदगी क्या हो जाएगी? खत्म। लाइफ प्रोसेस आपकी क्या हो जाएगी? डूब जाएगी, है ना। और लाइफ प्रोसेस डूब जाएगी तो आप किसी काम के नहीं रह जाएंगे, बॉडी क्या हो जाएगी? खत्म। क्या हो जाएगी? खत्म। मतलब किसी भी लाइफ प्रोसेस जो है, डाइजेशन, रिस्पायरेशन, सर्कुलेशन, इनमें किसी में भी कमी आ गई तो आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ जाएगा, है ना।
और उसमें कौन मदद करता है? पानी। इसीलिए मैं कहता हूँ पानी से पहले प्रेम होना चाहिए, उसके बाद दूसरी चीज़ों से लाइफ प्रोड्यूस एंड इन कंट्रीब्यूट 70% इन बॉडी कंपोजिशन। और ये शरीर को बनाने में लगभग कितना कंट्रीब्यूट करता है? 70%, है ना। और धरती भी कितना पानी? लगभग 70%, है ना। तो अर्थ 3/4 कवर विथ वाटर, है ना, मतलब लगभग 70% के आसपास, 70% ही है ना जी, 75% आ रहा है लगभग, है ना। लगभग 70-75% पानी से अर्थ क्या है? कवर है हमारी, है ना। तो 96.5% ओशियन वाटर है, उसमें से 2.5% फ्रेश वाटर है। और कहाँ गया? फिर हो गया इतना, ठीक है, सही है। फ्रेश वाटर 70% है, इसमें से 2.5% से 70% फ्रेश वाटर है जो कहाँ पे? ग्लेशियर में है और आइस सीट में, है ना, पहाड़ों पे है, मतलब स्नोज, है ना, जो ग्लेशियर्स हैं पहाड़ों के ऊपर जमे हुए हैं, उसमें है। अंटार्कटिका में है, आर्कटिक ओशियंस में है जो उधर साइड पोल पे, नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे, और पहाड़ों पे है। वो लगभग कितना है? 70% के आसपास। और 30% जो कहाँ पे है? सरफेस रन ऑफ, है ना, जो सरफेस पे बह रहा है नदी के रूप में और इसके रूप में जो पीने लायक पानी है, और ग्राउंड वाटर के रूप में, ठीक है। जो 30%, 2.5% को फिर 100% बनाया गया, उसमें 70% कहाँ पे? ग्लेशियर पे, आइस शीट्स पे है, और 30% सरफेस रन ऑफ और ग्राउंड वाटर पे, है ना। मतलब कि जो नदियाँ वगैरह में पानी बह रहा है ग्राउंड वाटर में है वो 30% है, जो आइस शीट पे है वो 70%। ये दूसरा कंपोजिशन हो गया वाटर का। इवन दिस पोर्शन इज मोर देन इनफ, मतलब ये कह रहा है 2.5% फिर वाटर ही हमारे लिए क्या? इनफ है, बहुत अधिक है, ठीक है। बिकॉज वाटर इज रिन्यूएबल रिसोर्स दैट इज रिन्यूड थ्रू हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, वाटर साइकिल, ठीक है। क्योंकि कह रहा है कि ये क्यों, मतलब कि इनफ है हमारे लिए, क्योंकि वाटर क्या है? रिन्यूएबल रिसोर्स है, रिन्यू होता रहता है, ठीक ना। पानी है समुद्र में, इवेपोरेट होकर क्या बनेगा? क्लाउड्स बनेंगे, फिर क्लाउड ठंडे होंगे, कंडेंसेशन होगा, फिर क्या आएगा? जमीन पे आएगा पानी। मतलब ये क्या है? साइकिल चलती है, इसको बोलते हैं हाइड्रोलॉजिकल साइकिल या वाटर साइकिल, ठीक है। आप लोग पढ़े होंगे इसको। तो मतलब इतना ही पानी हमारे लिए क्या है? पर्याप्त है ना, मोर देन इनफ है, अगर इसको सही से यूज किया जाए तब, है ना, सही से यूज किया जाए तब ये हमारे लिए क्या है? इनफ है। तो वही अगला पॉइंट देखो फिर क्या आता है, अगर इनफ है तो अगला हेडिंग क्या चेंज हुआ? पहले देखो, पहले हेडिंग डालनी वाटर, वाटर में हमें यहाँ तक कवर करना है। फिर सेकेंड हेडिंग डालनी है हमको वाटर स्कैर्सिटी, वाटर स्कैर्सिटी, वाटर की कमी, है ना, शॉर्टेज ऑफ वाटर। द शॉर्टेज ऑफ वाटर आर कॉल्ड एज वाटर स्कैर्सिटी, मतलब पानी की कमी क्या कहलाती है? वाटर स्कैर्सिटी। अभी तो हम देख लेते कह रहे थे ये इनफ है, रिन्यूएबल साइकिल चल रही है ना, लेकिन ये फिर कमी कैसे आ जा रही है, ठीक है। तो अगला पॉइंट देखते हैं, वाटर इज रिन्यूएबल रिसोर्स स्टिल देयर इज स्कैर्सिटी, फिर भी कमी हो जा रही, बिकॉज पीपल एक्सप्लॉइट एंड इट प्रेडिक्टेड दैट अप्रॉक्स 2 बिलियन लिव इन एब्सोल्यूट वाटर स्कैर्सिटी। 2 बिलियन पीपल होना चाहिए, ठीक है, लिव इन वाटर स्कैर्सिटी। लगभग कितने लोग हैं? मतलब 800 करोड़ लोग हैं धरती पे, और उनमें से 200 करोड़ लोग लगभग किसमें है? एब्सोल्यूट वाटर स्कैर्सिटी। 200 करोड़ लोगों को लगभग पानी की कमी है, ठीक है, एब्सोल्यूट। एक होता है रिलेटिव, एक होता है एब्सोल्यूट। मतलब एब्सोल्यूट मतलब हकीकत में पानी की कमी है लोगों को, किसी कंपैरिजन में उन्हीं को कमी है ना। जैसे पॉवर्टी में होता है एब्सोल्यूट पॉवर्टी और रिलेटिव पॉवर्टी। तो एब्सोल्यूट वाटर स्कैर्सिटी है कितने लोगों को? 2 बिलियन लोगों को, मतलब 200 करोड़ के आसपास लोगों को। अब रिन्यूएबल रिसोर्स है वाटर, फिर भी इसकी कमी हो जा रही है, क्यों कमी हो जा रही है? एग्जाम्पल दिया है, सम पार्ट ऑफ राजस्थान हैज नो वाटर, तो सम पार्ट ऑफ राजस्थान हैज नो वाटर, तो ये कौन सी कमी है? क्वांटिटेटिव या क्वांटिटी स्कैर्सिटी, ठीक है। दो प्रकार की स्कैर्सिटी होती है, दो प्रकार की कमी होती है, एक हकीकत में कमी होती है, एक क्वालिटेटिव कमी होती है। एक कमी है क्वांटिटेटिव मतलब हकीकत में पानी कमी है, एक पानी तो है लेकिन पीने लायक क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो उसे बोलते हैं क्वालिटेटिव स्कैर्सिटी। तो राजस्थान में क्या है? क्वांटिटी स्कैर्सिटी, है ना, ये क्वांटिटेटिव स्कैर्सिटी। लेकिन कोलकाता में क्या है? पानी है लेकिन वो पीने लायक नहीं है, इसलिए वो कैसा स्कैर्सिटी, कैसी कमी पानी की? क्वालिटेटिव स्कैर्सिटी, ठीक है। दोनों में अंतर समझ में आया? क्वांटिटी, एक पानी ही नहीं है, एक पानी है लेकिन पीने लायक नहीं है, तो क्वांटिटी स्कैर्सिटी और क्वालिटेटिव स्कैर्सिटी। तो ये वाटर स्कैर्सिटी थोड़ा सा एग्जांपल हो गया राजस्थान और कोलकाता रीजन में। अब हम देखते हैं रीजन्स ऑफ वाटर स्कैर्सिटी, क्या क्या रीजन्स हैं। पहले इसमें रीजन दिया है ग्रोइंग पॉपुलेशन, मतलब पॉपुलेशन, जनसंख्या बहुत ज्यादा बढ़ रही है, इस वजह से क्या हो रही है? वाटर की कमी हो रही है। अदरवाइज बहुत ही पानी था। इसमें जैसे है अनइक्वल एक्सेस टू वाटर बिटवीन रिच एंड पुअर, जो अमीर लोग हैं उनको पानी बहुत भारी मात्रा में स्विमिंग पूल में अवेलेबल है, हर जगह वो अपना यूज कर रहे हैं,
लेकिन गरीब के पास एक बाल्टी पानी पीने को नहीं है ना। तो ये क्या होता है, अनइक्वल एक्सेस, किसी के पास ज़्यादा अवेलेबल है, किसी के पास कम अवेलेबल है ना। क्यों? ग्रोइंग पॉपुलेशन की वजह से क्या हो रही है, वाटर की स्कैरसिटी पहला प्रॉब्लम, पहला मतलब रीजन है। दूसरा, ओवर एक्सप्लॉइटेशन ऑफ वाटर, ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग ग्राउंड वाटर क्या कर रहे हैं, एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, खर्च कर रहे हैं, है ना। बाइक धो रहे हैं तो रास्ते में पाइप चला के छोड़ दिए हैं, नाली में पानी जा रहा है, ग्राउंड वाटर है ना, वेस्ट हो रहा है। आप उससे किसी को समझा नहीं सकते हैं आप ये सब चीज मामलों में, ठीक है। वो कह देगा हमारा ट्यूबवेल है, हमारा समरसेबल है, क्या कर लेंगे आप, है ना, हम वेस्ट करें, जला दें, क्या कर दें, मतलब आप बहस करिए ही मत किसी से, है ना। लेकिन ये चीजें हैं, आप सुधर जाइए, आप सुधर जाइए, है ना। आप सुधर सकते हैं, आप सुधरिए, फिर बाद में धीरे धीरे सारा जमाना सुधरेगा आपके पीछे पीछे, ठीक है। मतलब किसी जबरदस्ती बहस नहीं कर लेना, वाटर की कमी, वाटर की कमी है ना, पानी की कमी नहीं है, पीने वाले पानी की कमी है, ठीक है। उतनी भी कमी नहीं है, अगर लोग सही से मैनेज करेंगे तो क्या है, रिन्यूएबल रिसोर्स है ना, मैनेज करेंगे तो चीज़ें बढ़ जाएंगी, कमी नहीं है इतनी ज़्यादा, ठीक है। नहीं तो कोई बोले पानी की कमी, पानी की कमी, उसको समुद्र में ले जाकर फेंक दो और बताओ जब तैर ना पाए तो, ठीक नहीं, कोई पूछो पानी की कमी नहीं तो वो पानी की कमी नहीं है। तो आपको भी होशियार रहना, पानी की कमी नहीं है, पीने वाले पानी की कमी है, और उतनी भी कमी नहीं है, थोड़ा बहुत कमी है, ठीक है। 200 बिलियन लोगों को नहीं मिले, मतलब 200 करोड़ लोगों को पानी नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि पहला पॉपुलेशन बढ़ रही है, दूसरा ओवर एक्सप्लॉइटेशन ऑफ वाटर। कहाँ पे एक्सप्लॉइट किया जाता है, इंटेंसिव एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर में ना, खुद का ट्यूबवेल लगाते हैं, लगा देते हैं पानी, घम 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 पानी जाने दो, ठीक है, पूरा मतलब जब तक डांड तक फुल हो जाए तब तक मतलब ट्यूबवेल बंद नहीं होना है। मतलब ऐसे ऐसे लोग भी होते हैं धरती पे, ठीक है, और उनको कुछ बोल दो फिर वही है। अब इंटेंसिव एग्रीकल्चर, ठीक है, ओवर एक्सप्लॉइटेशन, ज़्यादा पानी कहाँ खर्च होता है, इंटेंसिव एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर में खर्च हो जाता है, और भी लोग जो गांव वगैरह में होते हैं उनकी वजह से खर्च हो जाता है। और तीसरा इंडस्ट्रियलाइजेशन, है ना, फैक्ट्री लग रही है बहुत ज़्यादा, इस वजह से उसमें पानी क्या होता है, यूज़ होता है, और वो फॉर कूलिंग मशीन्स, मशीन्स को कूल करने के लिए यूज़ होता है। और वाटर पोल्यूशन, अब जब वो मशीन को कूल करता है ना, वो पानी तो बाहर निकलेगा गर्म होके, और उसको डायरेक्ट कहाँ डंप कर दिया जाता है, कोई भी वाटर बॉडी जैसे रिवर में हो गया, कहीं भी हो गया, तो वो क्या करता है, पॉल्यूटेड हो जाता है। कहीं भी मशीन से अगर पानी होके आ रहा है तो पहली बार हॉट होगा, पहली बार उसमें क्या पॉल्यूशन आ जाएगा, थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ केमिकल्स आ जाएंगे, और डायरेक्ट आप उसे कहाँ डंप कर रहे हैं, रिवर वाटर में, या कहीं भी अच्छे पानी में, तो वो पानी क्या हो जाएगा, पॉल्यूटेड हो जाएगा, उससे भी पानी क्या हो जाएगी, स्कैरसिटी, या तो क्वांटिटेटिव स्कैरसिटी आ जाएगी, या तो क्वालिटेटिव स्कैरसिटी, है ना, इन रीजनों की वजह से, ग्रोइंग पॉपुलेशन की वजह से, दूसरा ओवर एक्सप्लॉइटेशन ऑफ वाटर, तीसरा इंडस्ट्रियलाइजेशन, है ना, ये रीजन्स हैं पानी की कमी के। चौथा है अर्बनाइजेशन, है ना, शहरीकरण, लोग शहर में क्या कर रहे हैं, माइग्रेट कर रहे हैं, गाँव में कमाने के जरिए कम है, और है भी तो सही से पेमेंट वगैरह नहीं मिलती, तो लोग किस तरफ मूव करते हैं, शहर की तरफ। तो इससे क्या होता है, पॉपुलेशन सिटी इंक्रीजेस, पॉपुलेशन सिटी में क्या होता है, इंक्रीज हो रही है, और जो भी सिटी में जा रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, सेल्फ हैंड पंप, है ना, मतलब खुद के समरसेबल डाल रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है, सब लोग शहर में पहुंचे, थोड़े थोड़े दूर पे घर है, मतलब सब लोग क्या डाल दिए, समरसेबल डाल दिए। इससे क्या हो, ग्राउंड वाटर क्या हो रही, कमी हो रही है ना। तो उससे क्या होगा, रीजन ऑफ, ये भी रीजन में आ जाएगा स्कैरसिटी ऑफ वाटर में, ठीक है। चौथा रीजन। पांचवा रीजन है पॉल्यूशन, many places water available but it polluted by domestic agriculture and industrial waste, मतलब पानी तो अवेलेबल लेकिन क्या है, पॉल्यूटेड है। क्यों पॉल्यूटेड है, क्योंकि डोमेस्टिक वेस्ट उसी में डाल दे रहे हैं, घर के सब्जी हो गई, कुछ हो गया, पानी में ले जाकर फेंक दिए, या सीवेज में फेंक दिया, सीवेज डायरेक्ट कहाँ जाकर डंप हो जाता है, रिवर में चला जाता है, रिवर का पानी क्या हो जाता है, पॉल्यूटेड। तो कौन सी स्कैरसिटी हो जाती है, क्वालिटेटिव स्कैरसिटी, है ना, पानी पीने लायक नहीं रह जाता। तो उससे भी क्या हो, पानी की कमी है, पानी है लेकिन पीने लायक नहीं है, तो कौन सी स्कैरसिटी हो गई, क्वालिटेटिव स्कैरसिटी। एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर में फर्टिलाइजर डाला गया, केमिकल डाला गया, उस सॉइल इरोजन के थ्रू बारिश हुआ, डंप हुआ, पानी बह के कहाँ पहुंचा, वाटर बॉडी में, रिवर्स पहुंचा, और कहाँ पहुंच जाता है, ग्राउंड वाटर में केमिकल्स पहुंच जाते हैं। तो उससे भी क्या होता है, पानी पीने लायक नहीं रह जाता, पानी क्या हो गया, पॉल्यूटेड। अगला है इंडस्ट्रियल वेस्ट, है ना, कुछ भी है कचड़े वगैरह हैं, डायरेक्ट कहाँ डंप कर दिए जाते हैं, रिवर बॉडी में। अभी कुछ दिन पहले की बात है, FCCI फूड सिक्योरिटी, जो फूड सिक्योरिटी एसोसिएशन ऑफ इंडिया होता है, इसने क्या किया, मतलब ये पूरी चेक करता है, कहीं पे कुछ मतलब एक्सपायर हुआ डेट की नहीं हुआ तो छापे मारता है। तो वैसे ही कई जगह पे कई कंपनियों में, जो सोहन पापड़ी की कंपनी होती है, वहाँ पे ये छापे मारे। तो क्या हुआ था, तो वो इसको लोग क्या कर रहे थे, जो सोहन पापड़ी एक्सपायर हो गई थी, जो भी हो गई थी,
उसको ये लोग निकाले वहां से, पकड़ लिए मतलब छापे में, और उसके बाद ये लोग को डंप करना होता है, प्रॉपर मेथड अपनाने पड़ते हैं एफसीसीआई को, फूड सिक्योरिटी ऑफिसर जो होता है ना, फूड को सिक्योर करता है, खुद मतलब लाइसेंस देता है फूड सही है कि नहीं है। तो इन लोगों ने क्या किया, वहाँ छापे मारे और डायरेक्ट इनको जो भी खराब भोजन मिलता है, ये खाने मिलते हैं, उनको सही से इनको डंप करना होता है, सही से प्रोसेस के थ्रू जाना पड़ता है कि कैसे आपको खराब खाने को मतलब वो करना है, यूटिलाइज करना है, क्या करना है, आप कैसे क्या बनाए, मैन्योर बनाइए, जो बनाना है वो बनाइए। तो इन लोगों ने क्या किया, नदी में जाके वो सोहन पापड़ी जो थी उसको, एक्सपायर सोहन पापड़ी को पैकेट सुधा फेंक दिए रहे थे ना, मतलब कि न्यूज में आया भी था, मतलब वीडियो रिकॉर्डिंग हो गया था, वायरल हो गया था। तो इस तरीके से मतलब कि अब जब मतलब गवर्नमेंट गवर्नमेंट के लोग करेंगे तो छोटे मोटे लोग क्या करेंगे, है ना। तो मतलब कि इंडस्ट्रियल वेस्ट तो जा ही रहा है रिवर में, और भी ऐसे कचड़े फेंके जा रहे हैं नदियों में, ठीक है। तो उससे क्या हो जाता है, पानी खराब हो जाता है, पीने लायक नहीं रह जाता है अभी, ठीक है। तो इंडस्ट्रियल वेस्ट को डायरेक्ट कहाँ डंप किया जा रहा है, रिवर में। तो इससे पानी क्या हो जाता है, खराब हो जाता है, पॉल्यूटेड हो जाता है। तो रीजन्स ऑफ वाटर स्कैरसिटी में पहला था हमारा ग्रोइंग पॉपुलेशन, दूसरा था ओवर एक्सप्लॉइटेशन ऑफ पानी, मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा पहले पॉपुलेशन ग्रो कर रही, इस वजह से पानी की कमी पड़ रही। दूसरा ओवर एक्सप्लॉइटेशन, कुछ लोग ज़्यादा यूज कर ले रहे हैं इंटेंसिव एग्रीकल्चर की वजह से। तीसरा है इंडस्ट्रियलाइजेशन, चौथा है अर्बनाइजेशन, पांचवा है पॉल्यूशन, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों की वजह से पानी की क्या हो रही, कमी। रीजन्स ऑफ वाटर स्कैरसिटी पहला क्या था, ग्रोइंग पॉपुलेशन, दूसरा क्या था ओवर एक्सप्लॉइटेशन ऑफ वाटर, तीसरा क्या था इंडस्ट्रियलाइजेशन, चौथा क्या था अर्बनाइजेशन, पांचवा क्या था पॉल्यूशन। तो ये सारी चीजें को इस पानी क्या हो रही है, कमी हो रही है, ठीक है। तो अब अगला टॉपिक आता है, व्हाट इज द नीड फॉर वाटर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट। क्या जरूरत है पानी को कंजर्व करने की, मैनेज करने की, है ना। और नहीं करेंगे कौन कौन सी प्रॉब्लम क्राइसिस आ सकती है ना। तो ये चीजें हम देखेंगे अब। तो ये 2025 में ये वाला क्वेश्चन आया भी था 5 मार्क्स में, है ना। ये क्या क्या प्रॉब्लम्स आ जाती हैं पानी के कमी को, मतलब कि ज़्यादा यूज करने से पानी के, तो है ना। तो व्हाट इज द नीड फॉर वाटर कंजर्वेशन, आप शब्दों को पकड़िएगा थोड़ा सा, ठीक है। व्हाट इज द नीड फॉर वाटर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट, क्या जरूरत है पानी को बचाने की। तो कह रहा है वी नीड टू कंजर्व एंड मैनेज वाटर, हमको जरूरत है पानी को बचाने की, क्योंकि इफ इट नॉट मैनेज देन इट क्रिएट वेरियस प्रॉब्लम एंड क्राइसिस लाइक, अगर हम इसको नहीं बचाएंगे तो बहुत सारी क्या आ सकती हैं, दिक्कतें आ सकती हैं, ठीक है। प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, क्राइसिस आ सकती हैं। लाइक कौन कौन सी प्रॉब्लम आ सकती है, पहला तो वाटर स्कैरसिटी, पानी की कमी आ जाएगी भैया, है ना। पानी को अगर नहीं बचाओ पानी की कमी आ जाएगी, पहला तो यही प्रॉब्लम है। दूसरा पानी क्या है, हमेशा यूज में आता है आपके, है ना, खाने के लिए, सब्जी बनाने के लिए, चावल बनाने के लिए, जो भी पकाने के लिए, एकदम बेसिक नीड है। पानी की कमी हो जाए, कैसे आप इसको फुलफिल कर पाएंगे चीज़ों को ना, आपकी बेसिक नीड्स रुक जाएंगी, ठीक है ना, सुबह आपकी लाइफ रुक जाएगी। तो पहले पानी की कमी हो जाएगा, इसको मैनेज नहीं करेंगे। दूसरा प्रॉब्लम क्या आएगा, फूड क्राइसिस, खाने की क्राइसिस हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि खेती नहीं हो पाएगी सही से, तो आपको खाना नहीं मिलेगा, पॉपुलेशन 800 करोड़, उनको भोजन नहीं मिलेगा तो कैसे जिंदा रहेंगी, है कि नहीं। तो फूड क्राइसिस हो जाएगी, पहला वाटर स्कैरसिटी, दूसरा फूड क्राइसिस, तीसरा क्या प्रॉब्लम हो जाएगी, हेल्थ प्रॉब्लम। अगर आपको सही से खाना नहीं मिलेगा, आपसे काम करवाया जाएगा, तो आपकी हेल्थ क्या हो जाएगी, खराब क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी, ठीक ना। तो हेल्थ प्रॉब्लम हो जाएगी, तीसरी प्रॉब्लम। चौथी क्या है, इकोसिस्टम डिग्रेडेशन ड्रॉप, मतलब कि इकोसिस्टम जो है आपका आसपास का एनवायरनमेंट जो है, इकोसिस्टम है ना, इंटरकनेक्शन जहाँ पे हो रहा है एनवायरनमेंट का आपका और लिविंग ऑर्गेनिज्म का, तो वहाँ पे क्या सूखा आ जाएगा, है ना। पानी नहीं होगा तो क्या आ जाएगा, ड्रॉट आ जाएगा। जहाँ पे पानी नहीं हुआ ड्रॉट आ जाएगा। इकोलॉजिकल क्राइसिस, कहीं कहीं पे इतना पानी आ जाएगा, फ्लड आ जाएगा, मतलब कहीं पे पानी आ जाएगा, कहीं पानी नहीं हो जाएगा, अगर मैनेज नहीं किया जाएगा तो कहीं पे सूखा पड़ेगा, कहीं पे बाढ़ आएगी, है कि नहीं। तो पहला क्या होगा, वाटर स्कैरसिटी, कमी हो जाएगी। दूसरा फूड क्राइसिस हो जाएगा। तीसरा हेल्थ प्रॉब्लम होगी। चौथा इकोसिस्टम डिग्रेडेशन होगा। पांचवा इकोलॉजिकल क्राइसिस आएगा। छठा प्लांट एंड एनिमल लाइफ डिस्टर्ब, मतलब लाइफ क्या हो जाएगी, डिस्टर्ब हो जाएगी, है ना, हमारी भी और जानवरों की भी, सभी की लाइफ, प्लांट पौधों की सभी की लाइफ क्या हो जाएगी, डिस्टर्ब हो जाएगी। इससे क्या होगा, पूरा इन्वायरमेंट अर्थ हिल जाएगी, अर्थ क्या हो जाएगी, हिल जाएगी। इसलिए पानी को कंजर्व करना बहुत जरूरी है, पानी को कंजर्व करना बहुत जरूरी है, पानी कंजर्व करना बहुत जरूरी है। जिंदगी में क्या आ जाएगी, आफत, क्या आ जाएगी, आफत, प्रॉब्लम, क्राइसिस, ठीक है। तो यही था क्वेश्चन।
तो आफत आ जाएगी। क्यों? क्योंकि वाटर पानी की कमी हो जाएगी, तो पानी कंजर्व नहीं करेंगे तो पानी की कमी हो जाएगी, फूड क्राइसिस हो जाएगी, हेल्थ प्रॉब्लम है ना, आपकी हेल्थ खराब हो जाएगी, ड्रॉट कहीं सूखा पड़ जाएगा, कहीं बाढ़ आ जाएगी, प्लांट एनिमल लाइफ डिस्टर्ब हो जाएगी, है ना, कहीं ये पौधे की जरूरत है सब्जी नहीं हो पाएगी, जो खाने का मन वो नहीं मिलेगा, एनिमल कहीं यहाँ भाग रहा है कहीं वहाँ भाग रहा है, ऐसे मतलब जिंदगी क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए पानी का मैनेजमेंट बहुत जरूरी है भैया, पानी का मैनेजमेंट बहुत जरूरी है ना। तो अब देखते हैं कैसे कंजर्व करें। पहले तो यहाँ देख लिए हम कंजर्वेशन जरूरी है, अब यहाँ पे कैसे कंजर्व करें। फॉर सॉल्विंग वाटर क्राइसिस इशू वेरियस स्टेप्स टेकन, मतलब कह रहा है कि बहुत सारे स्टेप्स हमने लिए है ना। लाइक पहला JJM 2019 जल जीवन मिशन JJM, ठीक है, एनसीईआरटी डिस्कस करती है इसको, और क्वेश्चंस भी आ जाते हैं कि कौन कौन से मेजर स्टेप्स लिए गए जल जीवन मिशन में। तो ये कब स्टार्ट हुआ? JJM 2019 बीजेपी गवर्नमेंट के द्वारा स्टार्ट किया गया, ठीक है, 2019 में अगस्त में से स्टार्ट किया गया था। और उसके बाद अटल भूजल योजना भी स्टार्ट हुआ थी इसी के साथ थोड़े से बाद में। आज इसे बोलते हैं हर घर जल योजना, ठीक ना, जो हर घर पहुंच चुका है ना नल वगैरह, उसमें पानी जा रहा है नहीं जा रहा, कहीं जा रहा कहीं नहीं जा रहा, तो उसकी अपनी वो दिक्कतें हैं, ठीक है। तो टू इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड इनहांस लिविंग स्टैंडर्ड इन रूरल एरिया, है ना, तो इट लॉन्च बाई गवर्नमेंट एंड इट्स एम्स आर, ये गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया और इसके एम क्या कौन से ये देखेंगे। टू इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड इनहांस लिविंग स्टैंडर्ड इन रूरल एरिया, इसने क्या किया, क्वालिटी ऑफ लाइफ को क्या किया, इम्प्रूव किया, एंड इनहेंस लिविंग स्टैंडर्ड इन रूरल एरियाज, गांव में क्या किया, लिविंग स्टैंडर्ड को बढ़ाया इसने, ठीक ना, पहला इसका एम था। दूसरा एवरी रूरल हाउस होल्ड सप्लाई विथ पाइप वाटर, मतलब सभी घर में पाइप से पानी जाना चाहिए, ठीक ना, गरीब हो अमीर हो चाहे जो हो सबके घर में जाना चाहिए गाँव में। एवरी पर्सन गेट 55 लीटर वाटर सप्लाई ऑन रेगुलर बेसिस, मतलब एक इंसान को लगभग कितना पानी मिलना चाहिए, 55 लीटर आसपास, 55 लीटर के आसपास पानी मिलेगा। एक इसका एम था JJM का, ठीक है, जल जीवन मिशन का। तो आई होप यहाँ तक आपको हुआ होगा, ठीक है, समझ में आया होगा। दूसरा कैसे हम कंजर्व कर सकते हैं, बाय मेकिंग डैम्स कैनाल्स रिजर्वायर आर्टिफिशियल लेक ETC, है ना, बाय मेकिंग डैम्स, ये अगले मतलब उसमें हम देख लेंगे, डैम्स बना के, कैनल बना के, रिजर्वायर आर्टिफिशियल लेक, ये सब बना के हम पानी को कंजर्व कर सकते हैं। बाय रेन वाटर हार्वेस्टिंग मेथड, छत पे पानी रोक कर हम इसको क्या कर सकते हैं, पानी कंजर्व कर सकते हैं। बाय यूजिंग एडवांस इरिगेशन सिस्टम ड्रिप स्प्रिंकल ETC, है ना, एडवांस इरिगेशन सिस्टम, ये नहीं पानी जाने ही दो खेत में, मतलब एडवांस स्प्रिंकल सिस्टम लाओ, ड्रिप इरिगेशन सिस्टम लाओ, मतलब थोड़े पानी में ही हमारा काम हो जाए, ठीक है, ज़्यादा वेस्ट ना हो। बाय प्रॉपर ट्रीटमेंट ऑफ पॉल्यूटेड वाटर, ठीक है, बाय प्रॉपर ट्रीटमेंट ऑफ पॉल्यूटेड वाटर, ठीक है, पॉल्यूटेड वाटर को क्या करेंगे, ट्रीट करके भी हम पानी को बचा सकते हैं, ठीक है। हेंस ओवर यूज ऑफ वाटर कॉजेज सीरियस क्राइसिस एंड इट सॉल्व बाय कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है, तो मतलब ज़्यादा पानी यूज करने से बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती है, तो सॉल्व कैसे होगी, कंजर्वेशन से और सस्टेनेबल डेवलपमेंट से, ठीक है ना। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है, कि वाटर क्या होता है, वाटर स्कैर्सिटी क्या होता है, रीजंस ऑफ वाटर स्कैर्सिटी क्या होता है, नीड क्या है, कंजर्वेशन मैनेजमेंट प्रॉब्लम क्या होती है, हाउ कंजर्व वाटर, ठीक ना। अब हम मिलते हैं थोड़ा से आगे में, तब तक के लिए आप लोग ठहरिए। तो अब तक हमने देख लिया था वाटर के बारे में, ठीक है, पहला हमने देख लिया था वाटर क्या होता है, फिर हमने देखा था वाटर स्कैर्सिटी क्या होता है, फिर हमने देखा था रीजंस ऑफ वाटर स्कैर्सिटी, फिर हमने देखा था नीड फॉर वाटर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट, फिर हमने पांचवी टॉपिक देखा था जिसमें क्या था, पहले क्वेश्चन का मतलब सब टॉपिक्स था, ठीक है, तो पांचवा सब टॉपिक उसमें क्या था कि हाउ वी कंजर्व वाटर, ठीक है, तो यहाँ तक हमने कवर कर लिया था। अब हम उसके आगे कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड में, इसमें लगभग 5 टॉपिक सब टॉपिक्स हैं, ठीक है ना। इसमें हम पहले देखेंगे हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, फिर देखेंगे हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर इन एशियंट इंडिया एंड मिडिवल इंडिया, और फिर हम देखेंगे हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर इन मॉडर्न इंडिया सेकंड टॉपिक, फिर थर्ड टॉपिक हम देखेंगे यूजेस ऑफ डैम, फिर फोर्थ टॉपिक इसमें देखेंगे अपोजिशन बिहाइंड द मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट, है ना, क्या क्या अपोजिशंस हैं, क्या क्या मतलब खराब बातें हैं डैम के पीछे, ठीक है। फिर पांचवा नंबर हम देखेंगे मैप वाला टॉपिक, ठीक है, जो इसमें से आता है थोड़ा सा क्वेश्चन, तो इसमें क्वेश्चन नंबर 2 में लगभग 5 सब टॉपिक्स हैं, है ना,
और क्वेश्चन नंबर 3 में लगभग 5 सब टॉपिक्स हैं। तो मतलब 5 लगभग 15 टॉपिक्स मेजर टॉपिक्स थे इस चैप्टर में, लेकिन हमने उसको 3 क्वेश्चन क्या किया पता नहीं मतलब 3 क्वेश्चन में उसको हमने क्या किया, ग्रैब किया। ठीक है, यहाँ पे ये सेकेंड क्वेश्चन है, ना कि फर्स्ट क्वेश्चन है ना। फर्स्ट क्वेश्चन हमने देख लिया था। तो क्वेश्चन नंबर 2 कहता है एक्सप्लेन समथिंग अबाउट मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट एंड इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट। ठीक है, वाटर इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट मतलब कि मिला जुला के वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट किया गया। ठीक है, एक तरीके से आप मतलब एक तरीका नहीं, कोई भी वाटर रिसोर्स को मैनेज करने के बहुत सारे तरीके हैं, उसको क्या किया, इंटीग्रेट किए हैं हम, है ना। जैसे ये है, एक होता है कि ये एक ही मार्कर से लिख दिया जाता है, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं किया गया, तो कई मार्कर्स लिखा गया, कुछ ब्लैक यूज किया गया, कुछ ब्लू यूज किया गया, कुछ ग्रीन यूज किया गया, कुछ रेड यूज किया गया, है ना। तो इंटीग्रेट करके इस टॉपिक को आपको मल्टी कलर्स में क्या किया गया, इंटीग्रेट करके ये टॉपिक डिलीवर किया गया, है ना। तो वैसे ही एक तरीके नहीं, बहुत सारे डैम बना के कुछ कंजर्व कर सकते हैं, कुछ कैनाल्स बना के, कुछ रिजर्वायर बना के, कुछ लेक्स बना के, है ना। तो ऐसे हम वाटर क्या करेंगे, कंजर्व करेंगे, तो उसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे क्या क्या देखना है वो देखते हैं थोड़ा सा। द स्ट्रक्चर विच हेल्प इन स्टोरेज ऑफ वाटर एंड मैनेज इट्स फ्लो। ऐसा स्ट्रक्चर जो वाटर के स्टोरेज में मदद करे और उसके फ्लो को क्या करे, मैनेज करने में मदद करे, उस स्ट्रक्चर को बोलते हैं हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर, है ना। ऐसा स्ट्रक्चर जो वाटर की स्टोरेज में मदद करे, ऐसा स्ट्रक्चर जो वाटर की स्टोरेज में मदद करे और उसके मैनेज को, उसके फ्लो को क्या करे, मैनेज करे, ऐसे स्ट्रक्चर्स को बोलते हैं हम हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर, है ना। उसमें आता है डैम आता है, उसमें कैनाल आता है, उसमें रिजर्वायर आता है, उसमें लेक्स आती है, उसमें बहुत सारी चीजें आती हैं। ठीक है, तो इसमें पहला सब टॉपिक अब देखते हैं, हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर इन एशियंट एंड मिडिवल इंडिया, है ना। तो मतलब एशियंट इंडिया में कौन कौन से टॉपिक्स थे, हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर थे। मिडिवल इंडिया में कौन कौन से हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर यूज किए जाते थे वाटर की फ्लो को मैनेज करने के लिए, है ना। मतलब तो जब एशियंट इंडिया और मिडिवल इंडिया या मॉडर्न इंडिया, वाटर बेसिकली नीड्स था, बेसिक नीड होता है ना, तो उसको कंट्रोल करना क्या है, बहुत जरूरी था। तो एशियंट इंडिया में कैसे चीज़ें यूज होती थी, मिडिवल इंडिया में कैसे यूज हुई, क्या एग्जाम्पल हिस्ट्री में, है ना, और उसके बाद मॉडर्न इंडिया में कैसे इसको कंट्रोल किया जाता है, ये हमको देखना है। तो हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर इन एशियंट एंड मिडिवल इंडिया पहला टॉपिक है। पहले इसमें एग्जाम्पल दिया है, इन फर्स्ट सेंचुरी BC श्रीरंगवेदपुरम नियर इलाहाबाद had water harvesting system to channelize flood water of गंगा रिवर, है ना। कह रहा फर्स्ट सेंचुरी BC में श्रीरंगवेदपुरा नियर इलाहाबाद, है ना, इलाहाबाद जो है यहीं पे, had water harvesting system to channelize flood water of गंगा रिवर, है ना। श्रीरंगवेदपुरम में जो इलाहाबाद के करीब है, ठीक है, वहाँ पे फर्स्ट सेंचुरी BC में, पहली सेंचुरी BC में, है ना, मतलब लगभग 2000 साल पहले, है ना, फर्स्ट सेंचुरी BC में फ्लड वाटर कंट्रोल करने के लिए क्या बनाया गया था, हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर बनाया गया था। कौन से फ्लड वाटर, गंगा रिवर को, ठीक है, जो गंगा यहाँ बैठे, गंगा यमुना सरस्वती वही है ना, वही वाली गंगा को, ठीक, गंगा माँ को। सेकेंड इसमें ड्यूरिंग द टाइम ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य डैम, लेक एंड इरिगेशन सिस्टम वर बिल्ड। चंद्रगुप्त मौर्य जो था ना, जानते ही होंगे आप लोग, तो नाम तो सुना ही होगा, सिकंदर के टाइम पीरियड के हैं ये। तो इनके टाइम पे भी बहुत सारे डैम्स वगैरह, लेक वगैरह पूरे इंडिया में जाल बिछाया गया था, ठीक है ना। डैम पे जाल, डैम वगैरह हो गया, लेक का हो गया, मतलब कि इसने भी मतलब कि एशियंट इंडिया में बहुत सारा काम किया था सिंचाई से रिलेटेड, है ना। तो फ्लड को कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि ये बिहार से आता था, मेनली बिहार के रीजन के थे, ठीक है ना, तो इनको वाटर मैनेजमेंट बहुत बढ़िया से आता था, तो ये उन्होंने उस पर काम किया। पहला क्या हो गया, श्रीरंगवेदपुरा इलाहाबाद वाला एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल है एशियंट इंडिया का, चंद्रगुप्त मौर्य के समय डैम, लेक और इरिगेशन सिस्टम बिल्ड किया गया। एविडेंसेस फ्रॉम उड़ीसा, कलिंग, उड़ीसा पहले कलिंग के नाम से जाना जाता है, आंध्र प्रदेश में नागार्जुना कोंडा, कर्नाटक में बेन्नूर, महाराष्ट्र में कोल्हापुर। यहाँ पे मतलब बेसिकली हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर के हमको क्या मिलते हैं, एविडेंसेस मिलते हैं। चौथा एविडेंसेस, इन 11th सेंचुरी भोपाल लेक वन ऑफ द लार्जेस्ट लेक बिल्ड, है ना। 11th सेंचुरी में तो एक क्या भोपाल लेक बनाई गई, है ना, ये भी क्या था, इसका एविडेंसेस है हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर का। फिर 14th सेंचुरी मिडिवल इंडिया में टैंक इन हरज खास दिल्ली वाज बिल्ट
by Iltutmish for supply water to Sri Fort area in medieval India, medieval time, ठीक है, medieval area, Sri Fort area में medieval time, ठीक है। इल्तुतमिश बेसिकली medieval इंडिया के राजा थे, है ना, दिल्ली सल्तनत के, जो किस दिल्ली सल्तनत के थे ये, ठीक ना, स्लेव डायनेस्टी के रूलर थे ये, कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद ये आए थे इल्तुतमिश। इन्होंने क्या किया था, वो बनवाया था हर्ज खौस दिल्ली में, जो किसको वाटर सप्लाई करता था, श्री फोर्ट एरिया को, है ना। तो ये भी किसका एग्जांपल है, हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर का है, जो कब का है, ये मिडिवल इंडिया का है ना। तो आप चीजें याद रखिएगा, फर्स्ट श्रीरंगवेदापुरा इलाहाबाद वाला, दूसरा चंद्रगुप्त मौर्य, तीसरा एविडेंसेस उड़ीसा आंध्र प्रदेश कर्नाटक महाराष्ट्र, चौथा 11वीं सेंचुरी भोपाल लेक, पांचवा है 14वीं सेंचुरी हर्ज खौस दिल्ली बाय इल्तुतमिश, है ना, किसको वाटर सप्लाई करता था, श्री फोर्ट एरिया को, है ना। बेसिकली ये रेड फोर्ट के आसपास वाले एरिया को वाटर सप्लाई करता था ना, यमुना के आसपास ये कंट्रोल किया गया था ये चैनल। दूसरा आता है हमारे पास हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर ऑफ मॉडर्न इंडिया, है ना। पहला हमने देख लिया हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर एशियंट एंड मिडिवल इंडिया। अब थर्ड हम सेकंड टॉपिक हमको देखना मॉडर्न इंडिया में कैसे हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर यूज किए जाते हैं, कि पुराने जमाने वाले हैं कि नए वाले अपडेटेड हुए हैं। इसमें पहला आता है डैम। मॉडर्न में हम क्या पढ़ते हैं, डैम, क्यों, हमारे पास टेक्नोलॉजी अपडेटेड आ चुकी है, तो हम छोटे मोटे चीज़ों पे तो कंट्रोल करते ही हैं, लेकिन हम बड़े चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, ताकि एक तीर से कई निशाने लगाए जाएं, ठीक है। तो डैम उसमें सबसे बढ़िया है, तो देखते हैं उसको डैम होता क्या है। द बैरियर दैट इंस्टॉल ऑन फ्लोइंग वाटर दैट कंट्रोल डायरेक्ट और स्लो द फ्लो ऑफ वाटर। ऐसा बैरियर, ऐसी रुकावट जो फ्लोइंग वाटर पे बनाया जाए, फ्लोइंग वाटर को क्या किया जाए, रोकने के लिए, ठीक है। तो कंट्रोल करने के लिए, उसको रोकने के लिए, डायरेक्ट करने के लिए, किधर इधर घुमाना, उधर घुमाना, किधर घुमाना, इसके लिए, और स्लो द फ्लो, या तो बहुत ज़्यादा पानी स्पीड में उसको स्लो करने के लिए ऐसा स्ट्रक्चर बनाया जाता है, इंस्टॉल किया जाता है फ्लोइंग वाटर पे, बाय क्रिएटिंग रिजर्वायर, लेक और इम्पाउंडमेंट कॉल्ड एज डैम, है ना। तब उसे हम क्या बोलते हैं, डैम। वाटर फ्लो कर रहा है, उस पर हम एक क्या बनाते हैं, बैरियर, क्या बनाते हैं, बैरियर, फ्लोइंग वाटर पे बैरियर बनाते हैं, जिससे पानी को 3-4 काम होते हैं इससे। या तो पानी स्लो होगा, बहुत तेज बह रहा, उसके लिए बनाते हैं, उसको स्लो करने के लिए, या तो चैनलाइज करने के लिए, रोक दिए पानी, इसका पानी थोड़ा सा इधर फेंक दिए, थोड़ा उधर फेंक दिए, थोड़ा उधर फेंक दिए, मतलब चैनलाइज कर दिए, कई चैनल्स में बांट दिए, ठीक है। तो पहला चैनलाइज करने के लिए, दूसरा फ्लो कंट्रोल करने के लिए, तीसरा डायरेक्ट करने के लिए, है ना। तो उसके लिए आप क्या बनाते हैं, रिजर्वायर, लेक, कैनाल, बहुत सारी चीजें हम बनाते हैं। तो उस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं डैम, क्या बोलते हैं, डैम, है ना। तो क्लासिफिकेशन ऑफ डैम, पहले तो डैम की डिफिनेशन हो गया, दूसरा क्लासिफिकेशन ऑफ डैम को क्लासिफाइड किया गया, है ना। कई प्रकार के डैम होते हैं, कमजोर डैम, मजबूत डैम, ज्यादा मजबूत डैम, ठीक है, हाइट वाले डैम, कम हाइट, मीडियम हाइट वाले डैम, और लोअर हाइट वाले डैम, ठीक है ना। तो ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल, टिम्बर, एम्बैंकमेंट, मैसोनरी, ठीक है। जो टिम्बर होता है वो लकड़ियों से डैम बना होता है, एम्बैंकमेंट होता है वुड और प्लास्टिक और रॉक से बना होता है, मतलब ये कमजोर होते हैं बेसिकली। मैसोनरी ब्रिक, रॉक, कॉन्क्रीट, है ना। तो ये सबसे मजबूत डैम होता है ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल। दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ हाइट, एक बहुत हाइट वाला होता है, हाई हाइटेड डैम, दूसरा होता है मीडियम हाइट डैम, तीसरा होता है लो हाइट डैम, ठीक। ये क्लासिफिकेशन है, थोड़ा सा इसको देख लेना, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये, मेन इधर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर पहले हमने देख लिया एशियंट एंड मिडिवल इंडियन। पहले इसमें क्या था, श्रृंगवेदापुरा इलाहाबाद वाला, जो गंगा वाटर फ्लो करता था, गंगा वाटर को कंट्रोल करने के लिए बनाया गया था। दूसरा चंद्रगुप्त मौर्य, तीसरा एविडेंसेस है, चौथा 11वीं सेंचुरी, पांचवा है 14वीं सेंचुरी का, ठीक है। फिर हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर में इसमें हमको डैम देखना है, डैम की क्लासिफिकेशन देख लिए ऑन द बेसिस मटेरियल, ऑन द बेसिस ऑफ हाइट। अब हमको देखना है यूजेस ऑफ डैम, ठीक है। थर्ड टॉपिक हमारा क्या है, यूजेस ऑफ डैम। तो ट्रेडिशनल डैम यूज फॉर स्टोरेज ऑफ रिवर एंड रेन वाटर एंड लेटर यूज फॉर इरिगेशन एंड डोमेस्टिक पर्पज। ट्रेडिशनल डैम इसलिए बनाए जाते थे जिससे रेन वाटर और रिवर वाटर को क्या किया गया, स्टोरेज किया जाए, और उसके बाद में इरिगेशन और डोमेस्टिक पर्पज के लिए यूज किया जाए, लेकिन ये ट्रेडिशनल था। आज का डैम किस लिए बनाया जाता है, मॉडर्न डैम वाज बिल्ट आर बिल्ट फॉर वेरियस पर्पज, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट। लेकिन आज के डैम जो है उनको बनाने के पीछे बहुत सारे क्या होते हैं फायदे, मल्टीपर्पज, बहुत सारे पर्पज होते हैं। एक पर्पज नहीं होता कि डोमेस्टिक यूज और इरिगेशन में ही यूज है, उसके बहुत सारे यूजेस है ना।
जैसे इरिगेशन में तो यूज होता ही है, डोमेस्टिक में तो यूज होता ही है। लेटेस्ट इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन लेटेस्ट क्या है? इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, मतलब कि बिजली बनाने के काम में आता है, जिसको बोलते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। क्या बोलते हैं? हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। ये अगला एडवांटेज है ना, मॉडर्न एडवांटेज ये है। तीसरा है इंडस्ट्रियल यूज। पहले इंडस्ट्रीज तो होती नहीं थी, दो ही चीज में पानी यूज होता था, इरीगेशन में, डोमेस्टिक में। लेकिन आज इंडस्ट्रीज होता है तो इंडस्ट्रियल में भी यूज होता है डैम का, है ना। डैम के पानी का फ्लड कंट्रोल, बाढ़ कंट्रोल करने के लिए यूज होता है। रिक्रिएशन, डैम वगैरह जहाँ बनता है ना, वहाँ पे टूरिज्म, ट्रांसपोर्टेशन के भी बहुत फायदे होते हैं। पहले तो आप पानी के ऊपर से जा नहीं सकते थे, नाव से जाना पड़ेगा आपको, ठीक है। लेकिन जैसे ही डैम बन गया उसके ऊपर हाईवे बन जाता है, उससे लोग आने जाने लगते हैं, ठीक है। तो टूरिज्म ट्रांसपोर्टेशन, लोग वहाँ जाकर सेल्फी वगैरह भी लेते हैं ना। तो टूरिज्म ट्रांसपोर्टेशन बहुत बढ़िया व्यू बनता है यहाँ पे, है ना। पीछे लेक होती है, फोटो लेने में बहुत क्या मतलब अच्छी फोटो आती है ना। तो रिक्रिएशन, टूरिज्म और ट्रांसपोर्टेशन का भी ये क्या बन जाता है, पर्पज में यूज हो जाता है, ठीक है। फिश ब्रीडिंग, एक्वाकल्चर जिसको बोलते हैं, फिश ब्रीडिंग के काम भी है। ऐसे रोक दिए हैं, पानी बहुत दिनों तक भरा रहेगा, धीरे धीरे पानी जाएगा, इस साइड क्या होता है, एक्वाकल्चर के काम में आ जाता है, ठीक है। इधर आप लोग इधर पानी जा रहा है, इधर धीरे धीरे निकल रहा है पानी, यहाँ पानी बहुत ज्यादा है आपके पास है, लेक रिजर्वायर बन चुका है, वहाँ पे आप फिश कल्चर भी कर सकते हैं। पहले जो पानी रुकता था उसमें इरिगेशन, डोमेस्टिक पर्पज में यूज होता था, लेकिन आज का मॉडर्न डैम जो है उसको बहुत सारे मल्टीपर्पज, बहुत सारे पर्पज हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी हो गया, फ्लड कंट्रोल हो गया, रिक्रिएशन हो गया, फिश ब्रीडिंग हो गया, डोमेस्टिक हो गया, इंडस्ट्रियल हो गया, इरिगेशन हो गया। इसको बोलते हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट। क्या बोलते हैं? मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट। क्या बोलते हैं? मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट, ठीक ना। यूज्ड इन मल्टीपर्पज, ये बहुत सारे पर्पज में यूज होते हैं, इसलिए बोलते हैं यूज्ड इन मल्टीपर्पज। दैट्स व्हाई नेहरू जी फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ठीक है। दैट्स व्हाई नेहरू जी कॉल्ड देम टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडिया। इसीलिए नेहरू जी डैम क्या बोले थे एक बार, कि डैम क्या है? टेम्पल है मॉडर्न इंडिया का, है ना। आधुनिक भारत का क्या है? ये मंदिर है डैम, है ना। क्योंकि इतने सारे काम होते हैं यहाँ, बताओ मंदिर के जैसे ही है, तो पूजने की योग्य ही है। पैसा यहाँ से भी आएगा, इलेक्ट्रिसिटी से भी आएगा, यहाँ भी यूज हुआ, यहाँ भी यूज होगा, यहाँ भी यूज, मतलब इसके फायदे ही फायदे हैं ना। जैसे मंदिर जाने से प्रसाद मिलता है आपको, आशीर्वाद मिलता है आपको, ठीक है ना, मन को शांति मिलती है। मतलब मंदिर जाने से मल्टीपर्पज फायदे बहुत होते हैं, लेकिन कोई जाता नहीं बस नवरात्र में 9 दिन दूध को पूजन चले जाते हैं, प्रसादी खा के चले जाते हैं, है ना। कुछ लोग उसमें भी नहीं जाते हैं, उसमें भी जाते हैं वो देखने, डांस देखने तो मंदिर जाने से बहुत सारे फायदे जैसे होते हैं, वैसे ही डैम बनाने के भी बहुत सारे फायदे होते हैं, मल्टीपर्पज होते हैं। इसीलिए नेहरू जी ने इसको क्या कहा था? टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडिया, ठीक है। एग्जाम्पल, सतलज ब्यास रिवर बेसिन, ठीक ना। सतलज और ब्यास, है ना, सतलज ब्यास जो नॉर्थ इंडियन रिवर बहती हैं, सतलज ब्यास रिवर बेसिन, भाखड़ा नंगल डैम, ठीक है। भाखड़ा नंगल डैम किससे बनाया गया? सतलज बेसिन बनाया गया है, ठीक है। ये हिमाचल प्रदेश में डैम। इसको किस पर्पज के लिए बनाया गया था? इलेक्ट्रिसिटी और इरिगेशन के लिए, इलेक्ट्रिसिटी और इरिगेशन के लिए, इलेक्ट्रिसिटी और इरिगेशन के लिए। पर ये साथ में क्या कंट्रोल करता है? फ्लड कंट्रोल करता है, डोमेस्टिक यूज में आता है, इरिगेशन में यूज में आता है, रिक्रिएशन में यूज होता है, फिश ब्रीडिंग में यूज होता है, मतलब मल्टीपर्पज है ना। लेकिन किस लिए बनाया गया? तो पूछ ले सतलज ब्यास वाला, तो इसका मेन पर्पज क्या था? इलेक्ट्रिसिटी और इरिगेशन, इलेक्ट्रिसिटी और इरिगेशन, इलेक्ट्रिसिटी और इरिगेशन, ठीक है। दूसरा है महानदी बेसिन, ये इस पे क्या बना? हीराकुद डैम, ठीक है। लार्जेस्ट डैम लगभग 25 किलोमीटर के आसपास है ये, इतना लंबा बनाया गया है, इसलिए लार्जेस्ट डैम बोलते हैं। महानदी बेसिन पे है, उड़ीसा में है ये। वाटर कंजर्वेशन और फ्लड कंट्रोल के लिए इसका क्या पर्पज था? वाटर कंजर्वेशन एंड फ्लड कंट्रोल, वाटर कंजर्वेशन एंड फ्लड कंट्रोल, वाटर कंजर्वेशन एंड फ्लड कंट्रोल, वाटर कंजर्वेशन एंड फ्लड कंट्रोल। महानदी के हीराकुद डैम बने क्योंकि इसका मेन पर्पज क्या था? वाटर कंजर्वेशन एंड फ्लड कंट्रोल, ठीक है। तो ये दो एग्जाम्पल है यहाँ पे। उसके बाद अभी हम देखेंगे मैप वर्क वाले में, जो 5वां टॉपिक है हमारा, तो उसमें हम लगभग 8 डैम दिए हुए हैं, तो उसको हम साथ में कवर कर लेंगे इन दोनों को लेके, है ना। तो साइज उनका रिवर देख लेंगे, स्टेट देख लेंगे, और कौन से डैम है ये देख लेंगे, है ना। तो एक बार में आपको मिल जाएगा, तो आप उसे एक बार में व्यू कर सकते हैं। तो ये तो फायदे हो गए। चौथा टॉपिक कहता है रीजन बिहाइंड अपोजिशन ऑफ मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट। अच्छा, ये देखो, हर चीज की अच्छाइयाँ भी होती हैं और खराबियाँ भी होती हैं, हर इंसान की अच्छाइयाँ भी होती हैं, खराबियाँ होती हैं, बस देखने के
चश्मा होना चाहिए आपको। इसमें कुछ एक चश्मा लगाएंगे तो आपको अच्छी चीज़ें दिखेंगी, एक चश्मा लगाएंगे तो ख़राब चीज़ें दिखेंगी। आपको नाप तौल के देखना पड़ता है कि कौन चीज़ें अच्छी कौन चीज़ ख़राब है। मतलब ख़राब चीज़ों को आपको हमेशा व्यू में नहीं रखा जाता है, अच्छी चीज़ों को भी ज़्यादा महत्व दिया जाता है, ठीक ना। तो हर सिक्के के दो पहलू होते हैं ना, तो ऐसे डैम के दो पहलू हैं। ये तो यूजेस है, अच्छाइयाँ हैं इसलिए इसको टेम्पल कहते हैं, लेकिन इसकी खराबियाँ भी हैं कुछ, ठीक ना। तो रीजन बिहाइंड अपोजिशन ऑफ मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट, जब ये कहीं बनने लगता है ना जिसको अपोजिशन बहुत होता है, मतलब अपोज बहुत करते हैं लोग, क्यों करते हैं तो ये देखते हैं हम। रेगुलेटिंग एंड डैमिंग ऑफ वाटर अफेक्ट द नेचुरल फ्लो ऑफ वाटर। मान लो आप कोई चीज नेचुरल बह रहा है, आप उसे नेचर ने उसको निकाला है वहां से, आप उसे रोकेंगे तो बहुत सारे वेजिटेशन अफेक्ट कर जाता है, ठीक ना। तो नेचुरल फ्लो अफेक्ट कर जाता है, कुदरत को आपने रोक दिया ना। आप इंसान कुछ भी कर लेंगे, आपके पास टेक्नोलॉजी आ गई है तो आप मतलब नेचर के साथ खेल रहे हैं ना। तो इसीलिए जब डैम बना होता है ना, डैम कभी कभी टूट भी जाता है और सबको बहा ले जाता है, कई हजार गांव बह जाते हैं ना। तो फिर नेचुरल फ्लो को रोकता है ये, ठीक है। तो रेगुलेटिंग एंड डैमिंग ऑफ वाटर अफेक्ट द नेचुरल फ्लो ऑफ वाटर। मान लो कहीं से बर्फ पिघल रहा है, वहां से नदी आ रही है, आप उसे रोक रहे हैं तो पीछे कहीं ना कहीं आप रिजर्वायर बना रहे हैं तो पीछे फोर्स लगता जाएगा, चीजें डूबती चली जाएंगी, और है ना, क्योंकि एक्सपैंड होगा पानी तभी तो रुकेगा पानी यहाँ पे। मतलब यहाँ एक्सपैंड रुक रहा है पानी तो कहीं ना कहीं एक्सपैंड करता होगा, तो नेचुरल फ्लो को हम रोकते हैं, इसीलिए इसको अपोज होता है, पहला रीजन। दूसरा रीजन न्यू सोशल मूवमेंट लाइक नर्मदा बचाओ एंड तहरी डैम आंदोलन। मतलब जब नर्मदा रिवर पे डैम बन रहा था, सरदार सरोवर, तब उसके लिए बहुत ज्यादा अपोज किया गया है ना, कि क्यों आप बना रहे हैं, है ना। लोग इसको मतलब नर्मदा मतलब वो होता है ना, कल्चरल कनेक्शन कनेक्शन होता है कि हमारे मतलब रिवर्स को क्यों रोक रहे हैं आप, है ना। जैसे गंगा पे भी बनाया जाए तो उसके लिए भी अलग से कल्चरल मूवमेंट आ जाएगी भी, गंगा माँ है हमारी, उस पर आप उसको कैसे रोक सकते हैं। तो इसलिए न्यू सोशल मूवमेंट आता है, तहरी डैम आंदोलन। जो वहाँ पे लोकल कम्युनिटी होती है ना, वो क्या करती है, डिस्प्लेस होना पड़ता है उसको, बहुत सारे गाँव को डिस्प्लेस होना पड़ता है, जो वहाँ पे रहते हैं नेचुरल वेजिटेशन वो सब खत्म हो जाता है ना। डैम बहुत ज़्यादा एरिया लेता है ना, थोड़ा बहुत नहीं, कई हजार गाँव डिस्प्लेस हो जाते हैं, तो लोकल कम्युनिटी को लॉस होता है, नेचुरल वेजिटेशन को लॉस होता है ना, पेड़ पौधे सब खत्म हो जाते हैं वहाँ, क्या ना, पता नहीं कौन सी जड़ी बूटी रही हो वो खत्म हो जाती है। तो इसलिए न्यू सोशल मूवमेंट है ना, सामाजिक आंदोलन स्टार्ट हो जाते हैं, जैसे नर्मदा बचाओ में तहरी डैम में स्टार्ट हुआ था, फिर भी बने, है ना, कोई रोक पाया? गवर्नमेंट को कौन रोक सकता है, गवर्नमेंट मतलब भगवान। इरिगेशन हैज आल्सो चेंज द क्रॉपिंग पैटर्न। इरिगेशन मतलब डैमिंग जो होती है तो उसकी इरिगेशन का मतलब पर्पज ही खत्म हो जाता है ना, मतलब पर्पज जो होता है वो चेंज कर देता है क्रॉपिंग पैटर्न का। पानी मान लो पानी नहीं था कहीं पे तो कैसे खेती हो रही, वैसे हो रही, जैसे हो रही तो वैसे हो रही, लेकिन जैसे ही पानी आ जाएगा ना तो लोग किस फार्मर की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, वाटर इंटेंसिव क्रॉप की तरफ, ठीक ना। जैसे पानी बहुत ज़्यादा आ गया तो राइस ज़्यादा होने लगेगा, ठीक है। जो भी मतलब पानी ज़्यादा चाहिए हो तो उस तरफ लोग मूव करने लगते हैं ना, फार्मर्स वगैरह। तो जो कम पानी वाली फसलें होती हैं उसको लोग मतलब छोड़ देते हैं एकदम से, और कमर्शियल क्रॉप मतलब जो कैश क्रॉप्स होती हैं उसके तरफ मूव करने लगते हैं लोग, बस अपने मतलब चीज़ थोड़ा सा उगाते हैं खाने पीने, बाकी कमर्शियल क्रॉप में चले जाते हैं। तो ये इसके लिए अपोजिशन होता है इसका। इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट आर आल्सो बिकम कॉमन रिलेटेड टू शेयरिंग कॉस्ट एंड बेनिफिट ऑफ मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट। मान लो दो स्टेट के बीच में दो एक रिवर बह रही है, दो स्टेट के बीच में, ठीक है, दो स्टेट के बीच में। अब यहाँ डैम बना दिया गया है, बनाया जाएगा तो इस स्टेट को पानी कम मिलेगा, ये स्टेट बना रहा है, इस पानी ज़्यादा यहीं रुक जाएगा पहले स्टेट में, ये पानी तो यूज कर लेगा, और दूसरा स्टेट वाले कम पानी देगा, पहली प्रॉब्लम ये हो जाए, दोनों में झगड़ा होगा कि हमको कम पानी दे। दूसरा ये कहेगा कि हमारा ज़्यादा वेजिटेशन लॉस हुआ है, हमारे लोग डिस्प्लेस हुए हैं इसलिए हम ज़्यादा पानी यूज करेंगे, मतलब दो लोगों में क्या होगा, झगड़ा होगा। तो कॉस्ट और बेनिफिट को लेके है ना, वो कहेगा पैसा हमारा लगा, वो कहेगा हमको बेनिफिट हो नहीं होता, वो कहेगा हमको बेनिफिट नहीं होता, वो कहेगा हमारा पैसे लगे, वो कहेगा हमारे पैसे, मतलब दो स्टेटों में क्या हो, झगड़ा हो जाता है। तो ये इसलिए इसका अपोजिशन होता है। पांचवा, द प्रोजेक्ट आर फेल्ड टू अचीव द पर्पज फॉर विच दे वर बिल्ट, है ना। प्रोजेक्ट कभी कभी क्या होता है ना, फेल कर जाता है, जिस वजह से बना था वो चीज़ नहीं फुलफिल कर पाता है। दूसरे काम मतलब इसको बनाया गया फ्लड को रोकने के लिए, तो ये कभी कभी क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है, फ्लड उससे ज़्यादा आता है। पहले आता तो लोग कम बहते थे, कम नुकसान पहुंचाता, लेकिन जैसे ही डैम बन गया, मान लो डैम ब्रेक हुआ तो कई हजार गाँव को लोग बह जाता है और लोग मिलते नहीं है, है ना।
तो यही दिक्कत है कि मतलब जिस चीज़ के लिए बनाया गया था उस पर्पज से क्या हो गया, हट गया। अब इसको थोड़ा हमको डिटेल में एक्सपैंड करना है, उसके बाद हमको 5वां टॉपिक देखना है मैप वाला, ठीक है। तो पहला हमने देखा था हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर इन एशियंट इंडिया एंड मिडिवल इंडिया, फिर हमने देखा हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर इन मॉडर्न इंडिया जिसमें डैम देखा, फिर हमने तीसरा टॉपिक कवर किया यूजेस ऑफ डैम जिसमें मल्टीपर्पज देख लिया हमने, है ना। और फिर हमने फोर्थ टॉपिक में देखा रीजन बिहाइंड अपोजिशन ऑफ मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट, ठीक है। इसमें 5 टॉपिक हमने देखे। अब इसको हम क्या करेंगे, थोड़ा एक्सपैंड करेंगे क्योंकि 5 मार्क्स में आएगा, थोड़ा सा आपको बताना रहेगा। और उसके बाद मैप वाला टॉपिक देख लेते हैं, उसके बाद थर्ड क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे, ठीक है। तो आप थोड़ी देर ठहरो। तो हम इसे थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। उसी के नीचे आप ये 5 लिखे तो उसी के नीचे आपको एक्सपैंड करना है बस इसे, ठीक है ना। बस पहली हेडिंग डालनी है, इसको एक्सपैंड करना है, दूसरी हेडिंग डालनी है, इसे एक्सपैंड, तीसरी हेडिंग इसे एक्सपैंड, चौथी हेडिंग इसे एक्सपैंड थोड़ा सा, 5वीं हेडिंग इसे एक्सपैंड कर लेना, ठीक है। और उसके बाद हेंस कंक्लूजन दे देना है। उसके बाद 5वें टॉपिक में एंट्री करनी है आपको। पहला हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर एशियंट मॉडर्न इंडिया देखा, मिडिवल इंडिया देखे थे। दूसरा हम देखे थे हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर मॉडर्न इंडिया। थर्ड हमने देखा था यूजेस ऑफ डैम, और फोर्थ हमने देखा था अपोजिशन, है फोर्थ अपोजिशन या रीजन बिहाइंड अपोजिशन, है ना, मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट ये देखा था। उसके बाद फिफ्थ हमको क्या देखना है, मैप वर्क ऑफ वाटर रिसोर्स, है ना, जो भी वाटर रिसोर्स की मैप वर्क है, ठीक है। 1-2 नंबर में आ जाता है कभी कभी, तो इसको हमको कंटिन्यू कर देना, कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। तो चलते हैं। पहली हेडिंग में रेगुलेटिंग एंड डैमिंग ऑफ वाटर अफेक्ट नेचुरल फ्लो ऑफ वाटर। क्या है, रेगुलेटिंग और डैमिंग करने की वजह से जो नेचुरल फ्लो वाटर होता है वो क्या हो जाता है, अफेक्ट कर जाता है। तो कैसे अफेक्ट करता है ये देखते हैं। पुअर सेडिमेंट फ्लो एंड बॉटम डिपोजिशन रिजल्ट इन रॉकी बेड, है ना। मान लो डैम बना दी और मान लो रिवर एक बह रही, उसमें बालू होता है, बहुत सारे सेडिमेंट्स होते हैं, लेकिन जैसे ही आप डैम बना देते हो ऊपर से पानी तो फ्लो कर गया, लेकिन उसका सेडिमेंट नीचे बैठने लगता है, धीरे 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 बैठने लगता है ना। अब उससे क्या होता है ना, नीचे रॉकी बेड हो जाता है, पत्थर का बेड हो जाता है, ठीक है। पहला पुअर हैबिटेट फॉर एक्वेटिक लाइफ, रिस्ट्रिक्ट माइग्रेट एंड स्पॉनिंग, है ना। मतलब जो माइग्रेशन होता है, कुछ फिशेस होती हैं यहाँ से वहाँ माइग्रेट करती हैं, कुछ और भी एक्वेटिक लाइफ होती हैं जो यहाँ से वहाँ माइग्रेट करती हैं, लेकिन डैम बनने की वजह से वो क्या कर दिया, तो उनका माइग्रेशन स्पॉनिंग, है ना। मतलब स्पॉनिंग मतलब जो होते हैं ना एक वगैरह जो देती हैं फिश वगैरह, ठीक ना, तो उनका स्पॉनिंग पीरियड होता है, जो कहीं समुद्र में जाती हैं, कोई समुद्र में जाकर करती हैं फिर वापस आ जाती हैं, ठीक है। मतलब कि उनका जो स्पॉनिंग होता है वो मछलियाँ जो होती हैं ना वो कुछ क्या करती हैं, कुछ एक्वेटिक लाइफ होते हैं वो समुद्र में जाके क्या करते हैं, वो करती हैं, क्या बोलते हैं, एक प्रोड्यूस करते हैं, उसके बाद जब उनका बेबी होता है तो वो फिर क्या करने के बाद वहाँ से फिर वो माइग्रेट करके वो फिर वाटर बॉडी में आ जाते हैं, तो वो स्पॉनिंग होता है, ठीक ना। तो ये कॉम्प्लिकेटेड थोड़ा सा, उसे आप देख लीजिए बस। पुअर हैबिटेट फॉर एक्वेटिक लाइफ, रिस्ट्रिक्ट माइग्रेट एंड स्पॉनिंग, मतलब अफेक्ट करती है लाइफ, किसकी, एक्वेटिक लाइफ अफेक्ट होती है डैम बनाने की वजह से, ठीक है। सबमर्ज द एग्जिस्टिंग वेजिटेशन एंड सॉइल लीड टू डिकम्पोजिशन, मतलब जो भी वहाँ वेजिटेशन होता है, पेड़ पौधे होते हैं पीछे को, सब क्या कर जाते, सबमर्ज डूब जाते हैं। और दूसरा सॉइल डिकम्पोजिशन, जो फर्टाइल सॉइल थी मान लो वहाँ खेती लायक थी, वो क्या करते हैं, डिकम्पोज कर जाती, डिस्प्लेस कर जाती है, ठीक है। तो ये रेगुलेटिंग डैमिंग पहला इसलिए इसको अपोज किया जाता है डैम को, ठीक है। न्यू सोशल मूवमेंट लाइक नर्मदा एंड तेहरी आंदोलन, लार्ज स्केल डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोकल कम्युनिटी, जहाँ भी डैम बनता है ना वहाँ पे कई हजार गांव खाली करवा दिए जाते हैं। तो जो लोकल कंपनी हो स्केल, लार्ज स्केल पे जो डिस्प्लेसमेंट होता है लोकल कम्युनिटीज़ का ना, मान लो जो लोकल लोग रहते हैं गांव के लोग, उनको क्या होता है, डिस्प्लेस होना पड़ता है। अगर नहीं हटते तो उनको फिर मतलब कि पुलिस आती है, आर्मी आती है, सीआरपीएफ आती है, उनको मतलब धक्के मार के निकालती है जबरदस्ती, है ना, कुछ लोग। तो ये भी होता है, इसीलिए आंदोलन होते हैं। दूसरा है लोकल पीपल लॉस्ट देयर लैंड एंड लाइवलीहुड, जो वहाँ मतलब निशानियाँ थी, जो उनकी ज़मीनें थी, जो उनकी जीविकोपार्जन, जो जिंदा रहने के लिए वो कार्य करते थे, वो सारी चीज़ें उनको वहाँ छूट जाती हैं, ठीक ना। तो वो भी लॉस्ट छोड़ मतलब कि खो जाते हैं। लोकल डज नॉट गेट बेनिफिट फ्रॉम इट, लोकल्स को कोई बेनिफिट नहीं मिलता। मान लो ज़मीन है तो उसको थोड़ी बहुत कीमत मिल जाती है उनको, लेकिन जो उनके पूरे मतलब गाँव वगैरह के थे लोग, वो पूरा मतलब
जो पूरा कल्चर था, जो पूरी मतलब निशानी थी, वो सब छूट जाती होंगी, ठीक है। तो लोकल को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है कुल मिला के, इसलिए आंदोलन होता है, ठीक है। लैंड ओनर्स, लार्ज फार्मर, इंडस्ट्रियलिस्ट एंड फ्यू अर्बन सेंटर गेट रियल बेनिफिट प्रॉफिट। जो लैंड ओनर्स होते हैं, जमींदार जिनके पास बहुत ज़्यादा ज़मीन होती है, ठीक है। लार्ज फार्मर जिनके पास बहुत ऐसे किसान जिनके पास बहुत ज़्यादा ज़मीन होती है, तब जो वो गवर्नमेंट लेती है ज़मीन तो बहुत ज़्यादा उनको पैसा मिलता है, ठीक है। तो उनको बेनिफिट हो जाता है यहाँ पे, है ना। इंडस्ट्रियलिस्ट, जो इंडस्ट्रियलिस्ट होता है उसको फ़ायदा हो जाता है, क्योंकि यहाँ लाइट आएगी, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बनेगी तो उसको बढ़िया लाइट मिल जाएगा, है ना, वाटर मिल जाएगा, है ना, ट्रांसपोर्टेशन अच्छा मिल जाएगा उसको। तो जो इंडस्ट्रियलिस्ट होता है उसको फ़ायदा हो जाता है, लैंड ओनर को फ़ायदा होता है, लार्ज फार्मर को फ़ायदा होता है, इंडस्ट्रियलिस्ट को फ़ायदा होता है। कुछ जो आसपास के शहर होते हैं उनको फ्री में लाइट, बड़ी सस्ती लाइट मिलने लगती है, तो उनको भी फ़ायदा होता है। लेकिन किसको नुकसान होता है? तो लोकल कम्युनिटी को, है ना। अगला देखते हैं, इरिगेशन आल्सो चेंज क्रॉपिंग पैटर्न। ये मतलब कि डैमिंग जो होता है, इरिगेशन सिंचाई क्रॉपिंग पैटर्न को भी चेंज कर देता है। कैसे? सलिनाइजेशन ऑफ सॉइल, मतलब इतना ज़्यादा पानी अगर आप देने लगते हैं तो क्या होता है ना, सॉइल एलिमेंट जो होता है, सॉइल एलिमेंट उसके अंदर साल्ट भी होता है, तो पानी ज़्यादा देने लगेंगे सॉल्ट ऊपर आने लगता है, तो मिट्टी क्या होती है, नमकीन टाइप की हो जाती है, तो उसमें फिर ग्रो करने में फिर दिक्कत होती है। पहले सैलिनाइजेशन ऑफ सॉइल हो जाता है। इंक्रीज सोशल गैप बिटवीन रिच एंड पुअर फार्मर, तो अगर मान लो किसी के पास कम खेत है, किसी पास ज़्यादा खेत है, वो कमर्शियल क्रॉप कर रहा है तो वो रिच होता चला जाएगा, और किसी के पास बस खाने भर को खेत है तो वो खा खा के बस खत्म कर देगा, तो बहुत गैप आ जाता है ना। एक रिच अमीर अमीर हो जाता है, गरीब गरीब होता चला जाता है, तो सोशल गैप आ जाता है दोनों में, ठीक। तो ये डैम ये भी लाता है, ठीक है। डैम बनने देख दो कितनी प्रॉब्लम हो रही है। कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन पीपल, सम गेट बेनिफिट एंड अदर नॉट, है ना। लोगों में झगड़ा होने लगा, तो कुछ लोगों को बेनिफिट होता है, कुछ लोगों को बेनिफिट नहीं होता है। एग्जांपल में साबरमती बेसिन गुजरात, है ना। साबरमती रिवर जो थी वहाँ पे बेसिन बनाया गया, तो कुछ लोगों को नुकसान हुआ, कुछ लोगों को फायदा, मतलब उसका पानी कुछ लोग यूज कर लेते थे, कुछ लोग नहीं कर पाते थे, कुछ लोगों को ज़्यादा फायदा हुआ, कुछ लोगों को दूर वालों को नुकसान हो रहा था, क्योंकि पास वाले यूज कर लेते, दूर वाले को पानी पहुँच ही नहीं पाता था। तो इससे क्या हुआ, कॉन्फ्लिक्ट हुआ दोनों में। तो साबरमती में क्या हुआ, कॉन्फ्लिक्ट हुआ, है ना। इरिगेशन चेंज पैटर्न, पास वाले ज़्यादा फायदा हुआ, दूर वाले को नुकसान हुआ, तो इससे लोगों में क्या हुआ, झगड़ा हुआ। तो झगड़े का भी कारण बना कौन, डैम। अगला चलता है, प्रोजेक्ट फेल्ड अचीव द पर्पज फॉर विच द ब्यूटी, जिसलिए प्रोजेक्ट बनाया गया था फ्लड को रोकने के लिए, लेकिन वो इसने फ्लड को क्या कर दिया, प्रमोट कर दिया। क्यों? क्योंकि इसमें क्या होने लगा, डिपोजिशन होने लगा नीचे, तो इससे क्या हुआ, सैलो कम, गड्ढा कम हो गया। इससे मान लो अगर अनवांटेड जो रेन वाटर आता है, रेन बारिश होती है, बेमौसम की बारिश होती है, उससे क्या होता है, रेन वाटर क्या, डैम का वाटर क्या करता है, राइज करता है। अगर उसे मेंटेन नहीं किया जाएगा, मान लो सफाई नहीं की गई डैम के पीछे, वो सैलो ही रह गया, डैम को क्या कर देगा, वो तोड़ देगा, तो इससे क्या हो जाता है, फ्लड आ जाता है ना। अब क्या ही कर सकते हो, तो ये फ्लड भी लाने का काम ट्रिगर भी कर देता है ना। और ऐसे तो कम गाँव बहते थे, जब ये टूटता है ना तो बहुत सारे गाँव बह जाते हैं, तो जिनको फायदा होता है नुकसान भी होता है, ये तो कुदरत का क्या है, करिश्मा है। इंटर स्टेट डिस्प्यूट आल्सो बिकम कॉमन, दो स्टेटों के बीच में झगड़ा क्या हो गया, कॉमन हो गया, किसकी वजह से, डैम की वजह से। देखो, सतलज यमुना लिंक बिटवीन पंजाब हरियाणा, पंजाब और हरियाणा में झगड़े का कारण कौन बन गया, सतलज यमुना लिंक। सतलज और यमुना को लिंक करने की बात चल रही है, क्योंकि यमुना क्या हो जाती, थोड़ा सा पानी कम हो जाता है, क्योंकि दिल्ली में क्या होता है ना, बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज वगैरह लगी हुई, तो दिल्ली में पानी गंदा हो जाता है। अभी भी छठ पूजा पे थोड़ा सा इस पर न्यूज़ में आया था, ठीक ना, जैसे केजरीवाल की सरकार थी दिल्ली में तो यमुना साफ नहीं हो पा रही थी। अब बीजेपी के थोड़ा उसने काम किया तो यमुना थोड़ा साफ हो गई, तो इस पर थोड़ा सा कंट्रोवर्सी होती है। तो सतलज यमुना को लिंक करने के बाद चले, तो उसमें कौन कौन लड़ रहे हैं, पंजाब और हरियाणा, तो इंटर स्टेट डिस्प्यूट बढ़ रहा है, ठीक है। दूसरा है नर्मदा सरदार सरोवर प्रोजेक्ट। जब नर्मदा प्रोजेक्ट बन रहा था, एमपी और गुजरात के बीच में कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गया था, ठीक है। तो कॉन्फ्लिक्ट मतलब बहुत कॉमन हो जाते हैं डैम के बनने को, इसको कहता हमारा पानी रोक दो, वो कहता कि हमको ज़्यादा पानी चाहिए, हमको ज़्यादा, मतलब तुम्हारा ज़्यादा फायदा हो जाएगा, हमारा कम फायदा होगा, इस मतलब ये झगड़े बिना मतलब के होते हैं, ठीक है ना। तो इसके लिए ट्रिब्यूनल भी बनाए जाते हैं इनको सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो कृष्णा गोदावरी डिस्प्यूट बिटवीन कर्नाटक एंड आंध्र प्रदेश, कृष्णा गोदावरी रिवर जो है उसमें भी डिस्प्यूट हुआ, किसमें, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में। अगला है कावेरी वाटर डिस्प्यूट अलमैटी डैम है, जिसमें बिटवीन कर्नाटक एंड तमिलनाडु, कर्नाटक और तमिलनाडु में झगड़ा चल रहा है, किसको, कावेरी वाटर को लेके। दूसरा, पहला क्या था, कृष्णा गोदावरी को लेके कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में चल रहा है। अब देखो, ये तो नेशनल हो गया, नेशनल मुद्दे, इंटरनेशनल भी झगड़े करवा रहा है डैम।
इंडस वाटर डिस्प्यूट बिटवीन यानी इंडिया एंड पाकिस्तान, इंडस जो रिवर है वो इंडिया से निकलती है, मतलब कश्मीर के रीजन से, और किधर जाती है, पाकिस्तान में निकलती है। तो पाकिस्तान पे भी क्या, हम डैम बनाना चाहते हैं इंडस पे, तो उसमें भी क्या होता है, डैम बना भी हुआ है, ऐसा नहीं है, कहीं कहीं पे छोटा सा एक बना हुआ है, लेकिन और भी बनाना चाहते, लेकिन पाकिस्तान कहता है पानी हमारा इंडिया रोक लेता है, ठीक है। जैसे ऑपरेशन सिंदूर हुआ था तो यही वाला पानी इंडस वाटर वाला ही थोड़ा रोका गया था, ठीक है। तो इसको, इसमें हम लोगों ने समझौता हुआ है, तो इसको हम लोगों ने थोड़ा मानने से इनकार कर दिया जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, ठीक है। तो इंडस वाटर डिस्प्यूट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, देख रहे हो डैम कैसे झगड़ा करवा रहा है। फरक्का बराज बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश, जो गंगा रिवर जाती है ना, तो बांग्लादेश में इंटर कर जाती है वेस्ट बंगाल से, तो उसमें बनाया गया फरक्का बराज। उससे क्या होता है ना, पानी थोड़ा सा रुक जाता है इंडिया में, तो उससे बांग्लादेश कहता है भारत हमारा पानी रोक लेता है ना। तो ये फिर ये सारी चीजें हैं जो इंटर स्टेट में डिस्प्यूट करवाती है डैम की वजह से। Hence, we can conclude that dam have both positive and negative point, but for development where possibility in favor, we go through dam that is more more and less negative, more positive। जहाँ पे ज़्यादा फायदा होता है और कम नुकसान होता है वहाँ हम डैम बनाते ही हैं, ठीक है। क्योंकि फायदे ज़्यादा देखना है हमको, नुकसान थोड़ा कम हो तो ठीक है, चल जाता है कि नहीं जी। फायदे आपके ज़्यादा होने चाहिए, नुकसान थोड़ा बहुत तो होगा ही, उसमें क्या कर सकते हैं, तो फायदे आपके ज़्यादा ज़रूरी हैं। मैप वर्क डैम है, ये रिवर है, कौन से रिवर पे डैम बनाए गए हैं और ये कौन से स्टेट में है, ठीक। तो पहला है सलाल डैम, किस पे बनाया गया, चेनाब रिवर में, कहाँ पे, जम्मू एंड कश्मीर। दूसरा है भाखड़ा नंगाल डैम, 226 मीटर हाइट पे है ना, सेकेंड हाईएस्ट डैम, ठीक ना। ये सबसे टालेस्ट कौन सा है, टिहरी, 260 मीटर पे, लगभग 261 है, 260 लिख दिया मैंने, ठीक है। तो ये 261 मीटर हाइट पे है, तो सबसे टॉलेस्ट डैम टिहरी, सबसे टॉलेस्ट डैम है, कहाँ बना, भागीरथी रिवर पे, कहाँ पे है, उत्तराखंड में है, ठीक है। भाखड़ा नंगाल कहाँ पे, सतलज ब्यास बेसिन पे है, कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश और पंजाब के बॉर्डर पे, ठीक है। राणा प्रताप सागर कहाँ है, चंबल रिवर पे, राजस्थान में, ठीक है। सरदार सरोवर कहाँ है, नर्मदा रिवर पे, गुजरात में। हीराकूट कहाँ पे है, महानदी पे, महानदी बेसिन पे और उड़ीसा में है। नागार्जुन कहाँ है, कृष्णा पे है, कृष्णा रिवर पे, आंध्र प्रदेश तेलंगाना के बॉर्डर पे, ठीक है। तुंगभद्रा कहाँ है, तुंगभद्रा रिवर पे है, कर्नाटक में, ठीक है। ये 8 में दिया हुआ है मैप वर्क में, इसमें से 1-2 आ जाते हैं, आप इसको सही से देख लीजिएगा। बाकी पहला क्वेश्चन भी हमारा कवर हो गया, दूसरा क्वेश्चन भी हमारा कवर होगा। पहले क्वेश्चन हमने कवर किया था वाटर से रिलेटेड, तो दूसरा हमने कवर किया डैम से रिलेटेड। अब तीसरे पे हम कवर करेंगे रेन वाटर हार्वेस्टिंग से, और फिर इसको क्या करेंगे, खत्म करेंगे चैप्टर, ठीक है। क्वेश्चन 2 भी हमारा हो गया, क्वेश्चन फर्स्ट हो गया, क्वेश्चन सेकंड हो गया, अब क्वेश्चन थर्ड की तरफ हम मूव करेंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा इंतजार करिए। तो अब तक हमने देख लिया था वाटर स्कैरसिटी, रीजन्स ऑफ वाटर स्कैरसिटी एंड क्या देख लिया था, रीजन्स ऑफ वाटर स्कैरसिटी, और याद नहीं आ रहा है क्योंकि दिमाग क्या हो गया, खिसक गया है। वाटर देखे तो वाटर स्कैरसिटी देखे, रीजन ऑफ वाटर स्कैरसिटी देख लिया था, फिर नीड ऑफ वाटर कंजर्वेशन मैनेजमेंट देख लिया था, फिर हाउ वी कंजर्व वाटर ये हमने देख लिया था, ठीक है। पहले क्वेश्चन में, फिर सेकंड क्वेश्चन में प्राइमरी में उसमें देखा था हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर इन एशियन एंड मॉडर्न इंडिया, फिर हमने देखा हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स इन मॉडर्न इंडिया सेकंड टॉपिक, फिर थर्ड टॉपिक में यूजेस ऑफ डैम देखा था, फिर फोर्थ टॉपिक हमने देखा था अपोजिशन ऑफ डैम्स, क्यों अपोज करते हैं लोग उसको, फिर फिफ्थ टॉपिक हमने देखा था मैप ऑफ वाटर रिसोर्स है ना, डैम जिसमें बेसिकली देखा था। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 एंट्री मारेंगे, उसमें बहुत सारे अपोजिशन थे, इसलिए दूसरा मेथड हमने वाटर कंजर्वेशन का देखा, जिससे बोलते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ठीक है। द कलेक्शन एंड स्टोरेज ऑफ रेन वाटर आर कॉल्ड रेन वाटर हार्वेस्टिंग, है ना। कलेक्शन एंड स्टोरेज ऑफ रेन वाटर इज कॉल्ड एज रेन वाटर हार्वेस्टिंग। जो बारिश का पानी होता है उसका कलेक्ट करना और मैनेज करना क्या कहलाता है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ठीक है। तो रेन वास्टिंग इट इज अदर मेथड या अदर मेथड टू सेव वाटर अदर देन डैम। डैम में भी स्टोर करते हैं वाटर, और इससे भी ये उससे अलग है, ठीक है। इसमें कोई मतलब इसका कोई अपोज नहीं करता है ना, क्योंकि कोई इसमें लॉस नहीं होता। अपोज किसका करते हैं, डैम का, है ना।
रेन वाटर हार्वेस्टिंग का हम अपोज नहीं करते हैं, कोई भी अपोज नहीं करता है, क्योंकि ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट में थोड़ा सा आ जाता है ना, नेचर से बहुत क्लोज होता है। देयर आर वेरियस मेथड ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग, बहुत सारे मेथड है रेन वाटर हार्वेस्टिंग और रेन वाटर को बचाने के लिए, ठीक है ना। तो इसमें पहला हिल और माउंटेन रीजन में देखे जाते हैं गुल्स और कुल्स, जिससे क्या होता है एग्रीकल्चर के लिए यूज किया जाता है पानी, ठीक है ना। माउंटेन और हिल रीजन में अब देख लेना है, आपको स्टेट का नाम दे देगा, जैसे हिमाचल दे देगा, उत्तराखंड दे देगा, तो ये माउंटेन स्टेट है। तो यहाँ पूछा जाएगा कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए क्या यूज होते हैं, तो गुल्स एंड कुल्स यूज होते हैं, ठीक है। तो आपको होशियार रहना, ये नहीं कि आप वहाँ पर कह दें कि आप ये तो सब पढ़ाई नहीं है ना। हिल माउंटेन दे दिया, मतलब ये कहाँ देखने को मिलेगा, पहाड़ी एरिया में, है ना। उत्तराखंड हो गया है, हिमाचल हो गया, तो यहाँ पहाड़ पाया जाता है, हिमालय पाया जाता है ना। तो वहाँ पे ये गुल्स एंड कुल्स देखने को मिलते हैं आपको, ठीक है। नहीं तो आप कहें कि ये तो पढ़ाई नहीं है, तो आपको क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा तो देगा CBSE। तो अगर सिंपल से दे दिए तो आपको समझ जाना, सिंपल से नहीं देगा तब भी आपको समझ जाना है ना। तो पढ़े रहेंगे, दिमाग लगाएंगे कि माउंटेन, क्योंकि हिल माउंटेन लिख दिया ना तो आपको कॉमन सेंस है, आपको समझ में आना चाहिए कहाँ की बात हो रही है, जम्मू कश्मीर की और हिमाचल की, ठीक है, उत्तराखंड की, इस रीजन के सिक्किम वगैरह की। तो वहाँ पे ये देखे जाते हैं गुल्स एंड कुल्स, ठीक है, फॉर रेन वाटर हार्वेस्टिंग। पहली बात, कम बारिश ही होती है उस साइड, है ना। रूट ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग वाज कॉमनली प्रैक्टिस टू स्टोर ड्रिंकिंग वाटर सीन इन राजस्थान, है ना। राजस्थान में छत पे पानी स्टोर किया जाता है, वो किस में यूज होता है, ड्रिंकिंग में, ठीक है। दूसरा मेथड हो गया रेन वाटर हार्वेस्टिंग का। थर्ड है इनोडेशन चैनल टू इरिगेट देयर फील्ड, बंगाल में यूज किया जाता है। इन फ्लड प्लेन ऑफ बंगाल पीपल डेवलप्ड इनोडेशन चैनल टू इरिगेट देयर फील्ड, है ना। बंगाल में क्या करते हैं लोग, इनोडेशन चैनल बनाते हैं। एक मान लो फ्लड आ गया तो इधर फ्लड का पानी करके इसको कम यूज करके कहाँ ले आते हैं, खेत की तरफ लाते हैं और खेत में हल्का हल्का सींच लेते हैं, ये ठीक है। और मान लो फ्लड बहुत ज़्यादा है तो ऐसे ऐसे बनाते हैं, यहाँ पे ऊंचाई पे क्या होती है, खेती हो जाती है, और यहाँ यहाँ पानी रह जाता है तो खेती भी हो जाती है, एग्रीकल्चर भी हो जाता है, और जो फ्लड का पानी होता है वो भी निकल जाता है, तो फसल का लॉस नहीं होता। ये कहाँ पे होता है, बंगाल में। फोर्थ में देखें खादिन इन जैसलमेर एंड जोहार इन अदर पार्ट ऑफ राजस्थान। खादिन जोहार बेसिकली एक ही होता है, दीवार टाइप का बनाया जाता है, जो ऐसी एरिया होता है ढलान पे, मतलब है ना, पेडमेंट टाइप का। मान लो यहाँ पे ऊंचाई है तो ऐसे ढलान होता है, बारिश का पानी यहाँ गिरेगा तो यहाँ पे क्या बना दिया जाता है, खादिन या जोहार। इससे क्या होता है, रेन वाटर यहाँ पे रुक जाता है, इस वजह से यहाँ पे पानी रुक जाएगा तो इस चीज़ के कहाँ जाएगा, जमीन के अंदर, तो यहाँ पे मॉइस्चर हो जाएगी, सॉइल कैसे जो मॉइस्चराइज हो जाएगी, उसमें खेती करने में आराम रहेगा। दूसरा, जो ज़्यादा पानी हो जाता है तो उसको इस तरह टैंक बना के नीचे इसमें स्टोर कर लिया जाता है ना। तो इसको बोलते हैं खादिन जोहार, है ना। खादिन इन जैसलमेर एंड जोहार इन अदर पार्ट ऑफ राजस्थान। याद रखिए, खादिन कहाँ कहते हैं इसको, जैसलमेर में कहते हैं, राजस्थान का डिस्ट्रिक्ट है, और जोहार इन अदर पार्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट राजस्थान की है ना। एरिड एंड सेमी एरिड रीजन एग्रीकल्चर वर कन्वर्टेड इनटू रेन फीड, है ना। एग्रीकल्चर को ही किस में कन्वर्ट किया जाता है, रेन वाटर को हार्वेस्ट करने के लिए। स्टोरेज स्ट्रक्चर वेयर वाटर स्टैंड एंड मॉइस्चर द सॉइल, है ना, वहाँ पानी रुकता है, सॉइल को क्या करता है, नमी पहुँचाता है। बीकानेर, फलोडी एंड Barmer, the semi-arid and arid region of Rajasthan, almost all houses had underground tank for storing drinking water. बीकानेर, फलोडी और बाड़मेर में जो है तो अंडरग्राउंड टैंक बना दी जाती है ना। मान लो ऊपर रूफ वाटर है और उसको क्या कर लिया जाता है, अंडरग्राउंड टैंक में उतार लिया जाता है। इससे क्या होता है ना, पानी अंदर अंडरग्राउंड रूम के अंदर रहता है और पानी ठंडा रहता है, नीचे रहता है। उससे क्या होता है ना, जमीन में नमी रहती है तो कमरा भी क्या रहता है, ठंडा रहता है। मतलब दो फायदे होते हैं, आप उसे पानी पीने के लिए भी यूज कर लेते हैं, आपका कमरा भी ठंडा रहता है। तो बीकानेर, फलोडी और बाड़मेर में ये देखा जाता है अंडरग्राउंड टैंक का सिस्टम, ठीक है। इसका एडवांटेज क्या होता है, रिलायबल सोर्स इनसाइड लैंड, लैंड के अंदर अच्छा पानी रहता है, ये गंदा भी नहीं होता, एकदम फिल्टर रहता है, इसमें मिनरल्स भी आ जाते हैं, पीने में मीठा आता है पानी, ठीक है। कूलिंग अंडरग्राउंड, रूम को ठंडा रखता है ये, ठीक है, आपके कमरे को भी, और पानी नीचे है तो कोई मतलब स्पेस का इशू ही नहीं होता है। सम यूज इवन टुडे आल्सो बिकॉज दे डू नॉट लाइक टैप वाटर। आज भी लोग इसको यूज करते हैं क्योंकि कुछ लोगों को बहुत अच्छा लगता है इसका पानी, टैप वाटर मज़ा नहीं देता ना, क्योंकि उसमें मिनरल्स डिजोल्व हो जाते हैं, सब जमीन के अंदर रहता है, तो पीने में मीठा आता है पानी। टैप वाटर वाला तो जानते हैं कैसे आता है ना, इसको पी के देखिएगा। तो ये होता है, ठीक है। तो घर का पानी घर का पानी होता है, जमीन का पानी जमीन का पानी होता है, तालाब का पानी तालाब का पानी होता है,
स्कूल का पानी होता है, उसमें क्या है। तो आपने देख लिया होगा पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ठीक है। आगे चलते हैं। रेन वाटर इज कॉल्ड एज पलार पानी राजस्थान। जो रेन वाटर होता है उसको क्या कहते हैं, पलार पानी कहते हैं राजस्थान में, ठीक है। टूडे रेन वाटर हार्वेस्टिंग इन वेस्टर्न राजस्थान डिक्लाइन बिकॉज प्लेंटी ऑफ वाटर अवेलेबल ड्यू टू पेरेनियल कैनाल दैट इज इंद्रा कैनाल विच प्रोवाइड वाटर ऑल ओवर ईयर। कह रहा है कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग आजकल राजस्थान में मतलब ज़्यादा मायने नहीं रखी, क्योंकि एक पेरेनियल रिवर जो पूरे साल तक, पेरेनियल मतलब पूरे साल तक, ठीक है, लगभग जो पानी क्या करती पहुंचाती है ना। तो इंदिरा कैनाल बना दी गई है डेजर्ट एरिया में, तो वहाँ से इंडस वाटर का पानी उसमें इंडस झेलम चिनाब को पानी डाइवर्ट करके कहाँ भेज दिया गया है, राजस्थान साइड में, ठीक है। तो इससे क्या होगा ना, तो वहाँ साल भर पानी जाने लगा है, तो लोग अपने वाटर हार्वेस्ट थोड़ा कम करते हैं, मतलब ख़त्म नहीं हुआ है, थोड़ा कम इसको मतलब वो करते हैं, ठीक है, प्रेफर करते हैं। तो यहाँ तक हो गया रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या होता है, ठीक ना। कलेक्शन ऑफ रेन वाटर रेन वाटर हार्वेस्टिंग, उसका स्टोरेज करना। यूल स्कूल्स के फॉर्म में हिल माउंटेन में किया जाता है, टॉप राजस्थान में किया जाता है, फ्लड प्लेन को बंगाल में किया जाता है, इनोडेशन चैनल बना के, खादी ने जैसलमेर एंड जोहारी नगर पार्ट, और फिर बीकानेर, फलोड़ी, बाड़मेर में टैंक, अंडरग्राउंड टैंक बना के स्टोर किया जाता है, ठीक है। पलार पानी कहते हैं राजस्थान में रेन वाटर को। अब इसको आज ज़्यादातर थोड़ा कम तजर्बुत देते हैं, क्योंकि पेरेनियल कैनाल आ चुकी है जिसका नाम क्या है, इंदिरा कैनाल, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ तक हो रेन वाटर हार्वेस्टिंग। अब अगला आता है इसमें की स्टोरी ऑफ गेंडाथूर, है ना। स्टोरी ऑफ गेंडाथूर, इट इज द विलेज ऑफ डिस्ट्रिक्ट मैसूर कर्नाटक। गेंडाथूर कहाँ है, एक विलेज है, कर्नाटक है, कर्नाटक में एक डिस्ट्रिक्ट है मैसूर है, वहाँ पे एक विलेज है गेंडाथूर, ठीक है ना। तो वहाँ पे अप्रोक्स 200 घर, 200 हाउसहोल्ड हैव सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम। वहाँ पे लगभग 200 घर क्या किए हैं, अपने घर मतलब छत को ऐसा बनाया है कि रूफ वाटर, जैसे बारिश होगा तो उस पर पानी स्टोर होगा, ठीक है ना। 200 घर ऐसे बने हुए वहाँ पे। इट हार्वेस्ट अप्रोक्स 1 लाख लीटर एनुअली। लगभग उस साल में कितना पानी बचाते हैं, हार्वेस्ट करते हैं रेन वाटर का, 1 लाख लीटर, है ना। बहुत पानी होता है, 200 घर, 1 लाख लीटर पानी। ये स्टोरी ऑफ गेंडाथूर है, ठीक है। तो मैसूर डिस्ट्रिक्ट में, कर्नाटक स्टेट के मैसूर डिस्ट्रिक्ट में एक विलेज है जिसका नाम है गेंडाथूर, वहाँ 200 घर लगभग क्या बना के रखे हैं, रूफ वाटर हार्वेस्टिंग करने के लिए सिस्टम बना के रखे हैं, जो लगभग कितना कंट्रोल करते हैं, कितना कलेक्ट करते हैं पानी एनुअली साल भर में, 1 लाख लीटर, ठीक है। ये स्टोरी ऑफ गेंडाथूर है। तो छोटा सा याद रखना, थोड़ा सा हो सकता है आ जाए 1 मार्क्स 2 मार्क्स में, तो आपको चीज़ें याद होनी चाहिए, ठीक है। पैराग्राफ में दे देगा 4 क्वेश्चन, इसे बना देगा 4 नंबर का, कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, मैसूर में, कौन से स्टेट में, कर्नाटक में, कितने हाउस होल्ड हैं, 200 हैं, कितना पानी स्टोर करता है, 1 लाख लीटर, बस हो गया, है ना। छोटे छोटे क्वेश्चन बन जाते हैं। अब इतना तो ये स्टोरी ऑफ गेंडाथूर था। यहीं पे एक स्टार क्वेश्चन आता है, तमिलनाडु इज द फर्स्ट स्टेट ऑफ इंडिया विच मेड रूफटॉप हार्वेस्टिंग कंपल्सरी टू ऑल ओवर स्टेट इन तमिलनाडु एंड डिफॉल्टर पनिश्ड। तमिलनाडु ऐसा इंडिया का ऐसा स्टेट है, पहला स्टेट है जो पूरे स्टेट में क्या किया है, रूफ वाटर हार्वेस्ट करने को कंपल्सरी कर दिया है ना। और जो स्टोर नहीं करेगा उसको क्या किया जाए, डिफॉल्टर होगा उसको पनिश किया जाएगा, है ना, उसके ऊपर केस होगा। तो ऐसा तमिलनाडु का है, ठीक है। तो गेंडाथूर से कुछ लेना देना नहीं, बस ऐसे इसको दिया गया है ना। नहीं गेंडाथूर के साथ इसको भी चिपका दें आप, बस याद रखना है। अगर आपको लगाना है ये पॉइंट कहीं तो आप स्टार पॉइंट में यूज कर सकते हैं, ठीक है। तमिलनाडु फर्स्ट स्टेट है जहाँ पे रेन वाटर हार्वेस्टिंग को रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग को कंपल्सरी किया गया है। अगर जो नहीं मानेगा उसको क्या मिलेगा, पनिश किया जाएगा, ठीक है। केवल तमिलनाडु में, ऑल ओवर स्टेट इन तमिलनाडु, पूरे इंडिया में नहीं, तमिलनाडु पूरे स्टेट में, ठीक है ना। पूरे इंडिया में कह दो कंपल्सरी हो गया है, दिमाग याद लगाने लगते हैं कुछ लोग। पहली स्टोरी गेंडाथूर हो गया, इसमें तमिलनाडु भी केस देख लिया, कर्नाटक का भी केस देख लिया हमने। बम्बू ड्रिप इरिगेशन सिस्टम, ये क्या होता है बेसिकली, इन मेघालय 200-year-old system of tapping stream and spring water by using bamboo pipe, about 18 to 20 liter transported through bamboo pipe which reduce 20 लीटर पर मिनट, है ना। मेघालय में एक सिस्टम था, मतलब बांस जो होता है ना, गांव में बांस बोलते हैं, बम्बू होता है, उसको बीच से क्या चीर दिया जाता है, तो पाइप टाइप का स्ट्रक्चर दिखता है ना, ऐसे पाइप टाइप का, ऐसे पाइप टाइप का। तो उसमें क्या करते हैं, जो स्प्रिंग वाटर होता है, बारिश का पानी होता है, उसको ट्रांसपोर्ट कर करके इरीगेशन में यूज किया जाता था, उसे बोलते हैं ड्रिप इरीगेशन सिस्टम, ठीक है। क्योंकि वहाँ बारिश बहुत ज़्यादा होती है मेघालय में, चेरापूंजी में,
तो वहाँ पे वो पाइप के थ्रू क्या करते थे, सिंचाई करते थे, स्टोर कर लेते थे रेन वाटर। उसके बाद उससे क्या करते थे, बम्बू के पाइप से सिंचाई करते थे। 200 साल से पहले से ही चला आ रहा है, आज भी हो रहा है, ठीक है ना। टैपिंग स्ट्रीम एंड स्प्रिंग वाटर, ओस पानी, ओस वगैरह का पानी ऐसे कलेक्ट करके ये लोग क्या करते थे, इरीगेट करते थे, ठीक है। अबाउट 18 to 20 लीटर ट्रांसपोर्टेड थ्रू बम्बू पाइप विच रिड्यूस 20 to 80 तक। अगर 18 से 20 लीटर पानी जाता था उससे, तो पर मिनट 18 से 20 ड्रॉप क्या हो जाती थी, 20 से 80 ड्रॉप क्या हो जाती थी कम, क्योंकि बम्बू जब हो जाता है ना, भीग जाता है, उससे नीचे से पानी ड्रॉप गिरने लगता है। तो 1 मिनट में कितना ड्रॉप गिर जाता था, 20 से 80 ड्रॉप, ठीक ना। ये कहाँ की स्टोरी है, मेघालय की बम्बू ड्रिप इरिगेशन सिस्टम की, ठीक है। आगे चलते हैं, ये देखो जैसे ये है ना, इससे ऐसे पानी ट्रांसपोर्ट होता था, एक बम्बू लगा के। थर्ड है मॉडर्न अडेप्टेशन और ट्रेडिशनल रेन वाटर हार्वेस्टिंग। कह रहा है कि आज हम कैसे रेन वाटर हार्वेस्ट करते हैं, क्या यूज करते हैं, पहले कैसे यूज करते हैं, उसमें कंपेरिजन करना है लिटिल बिट, ठीक है। तो पहले देख लेते हैं, ट्रेडिशनली वाटर कलेक्ट थ्रू ओपन ड्रेन बट टुडे थ्रू क्लोज पाइप, है ना। पहले कैसे कलेक्ट करते थे, ओपन ड्रेन मतलब खुला रहता था कुछ भी, तो ऐसे ही कलेक्ट कर लिया जाता था, है ना, खुले में ही। लेकिन आज हम क्या यूज करते हैं, पाइप यूज करते हैं, क्लोज पाइप यूज करते हैं रेन वाटर को कलेक्ट करने के लिए। अर्लियर ओल्ड डिग वेल यूज्ड बट टुडे आर्टिफिशियल टैंक यूज्ड फॉर स्टोरेज वाटर। पहले हम खुले ऐसे मतलब खोद देते थे गड्ढे टाइप को, उसमें पानी स्टोर करते थे, लेकिन आज हम आर्टिफिशियल टैंक यूज करते हैं, है ना, छत पे रखी जाती थी चीज हो गया। Earlier no filtration unit but today filtration unit found which kill unwanted germ and protected from unwanted disease। पहले कोई भी फिल्ट्रेशन यूनिट आर ओ नहीं पाया जाता था, आज आर ओ वगैरह यूज करते हैं, ठीक है, जिससे अनवांटेड जर्म को किल कर देता है वो, और हमको डिजीज से बचाता है। तो ये सारे अडाप्टेशन है जो मॉडर्न है, कंपेरिजन हुआ है मॉडर्न और ट्रेडिशनल का, ठीक है। कैसे स्टोर करते थे, आज कैसे स्टोर करते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। यहाँ पे हमारा वाटर रिसोर्स टाटा बाय बाय हो गया तो आप धीरे धीरे हौले हौले कवर कर लीजिए इसको। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए नमस्कार, है ना। मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, दुनिया पे कब्जा बनाते रहिए, है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।